Hello and good afternoon, everyone. Everyone, very good afternoon. Maybe we can say also good evening. Everyone, please join the class fast. Hope everyone is fit and fine, safe and healthy. Vasu, good evening. Nipun, good afternoon. Everyone, please join the class fast. Mahima, good evening. Khushi, good evening. Good evening, everyone. Sukanya, good afternoon. Good afternoon. Good evening. बेटा अभी गुड नून ही चला रहे हो सुकन्या अभी तक. भरत, गुड आफ्टरनून. कार्तिक, गुड इवनिंग. So I start the class. Everyone, good afternoon, good evening, everyone. Now I start the class. अब नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. इस चैप्टर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. लास्ट क्लास में हमने जनरल मीटिंग क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now I can take up the questions of this topic, that is the appointment and qualification of directors. सबसे पहले दिसंबर 2014 एग्जाम. इसके देखिए क्या क्वेश्चंस हैं pertaining to this topic. Question number 4, part A. In a public limited company, certain directors were guaranteed the company they retired and new directors were appointed in their places, and they also signed the guarantee bonds. There was no agreement to show that the earlier guarantee had ceased to be operative. The bank, who is the beneficiary, exercised its option and demanded the repayment. The retired director contended that they have already retired and they are not liable to the bank on the strength of the bond. Is the contention valid? Decide the case with regard to the provision company. देख क्या है. मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, एंड इस कंपनी के मान लिया जितने भी डायरेक्टर्स है, आउट ऑफ दैट ले से ए एंड बी आर 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ वेरियस डायरेक्टर्स. इस कंपनी ने किसी मान लिया बैंक से लोन ले रखा है. इस लोन की रीपेमेंट के लिए इन डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी दे रखी है कि कंपनी ने अगर लोन रीपे नहीं दिया, इन दैट केस विल रीपे द सेम, will pay the same. They are acting as a surety or guarantor. Personal guarantee दे रखी है on behalf of the company. Company is the principal debtor, bank is the creditor. Contract guarantee पढ़ते हो ना? कॉन्ट्रैक्ट गारंटी आप पढ़ते हो ना. देखिए
अब ए और बी रिटायर हो गए, इसकी जगह मान लिया सी एंड डी अपॉइंट हो गए, इन्होंने नए बॉन्ड साइन कर दिए एक्टिंग एज अ गिविंग द पर्सनल गारंटी टू द बैंक। जो नए डायरेक्टर्स आए एंड दे हैव साइन द गारंटी बॉन्ड एंड दे हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अर्लियर डायरेक्टर। लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ था इस तरह की सिचुएशन में पहले वाली गारंटी इनऑपरेटिव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि भाई पहले वाली डायरेक्टिंग इनऑपरेटिव हो जाएगी गारंटी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब क्या हुआ, बैंक जो है कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बैंक इनको भी लायबल करना चाहता जो डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं। अब ये डायरेक्टर जो रिटायर हो चुके हैं बोलते हैं सर हम तो रिटायर हो चुके हैं, हमारी जगह जो नया है उन्होंने गारंटी दी है तो वो लायबल, हम लायबल नहीं। बैंक बोलता वो तो लायबल है, आप भी साथ में आप भी लायबल हैं रिटायर। तो एक्चुअली ये कोई किसी प्रोविजन में बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसा ही केस डिसाइड हो रखा है, द नेम ऑफ द केस इज बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। एंड उस केस में कहा गया था कि इस तरह की सिचुएशन में जो डायरेक्टर रिटायर हो गए वो भी लायबल होंगे, बिकॉज कोई ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है कि ये बताए कि साहब रिटायरमेंट का उनकी लायबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दे हैव टेकन द पर्सनल गारंटी, तो जो गारंटी उन्होंने ली थी वो उनकी रिटायरमेंट होने के बाद भी दैट गारंटी इज स्टिल ऑपरेटिव। एंड इस केस में तो केस इसका जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दे रखे हैं दे आर सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ दिस डिसाइडेड केस बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। और इसमें यही कहा गया था, देखिए मैं पढ़ता हूँ, इन द केस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर इट वाज हेल्ड दैट all the director including the retired director were liable jointly and severally under the guarantee and hence the contention of the bank is correct। मतलब इस केस के डिसीजन के हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बैंक जो बोला ठीक बोल रहा है, दे हैव टू मेक गुड द गारंटी अमाउंट अंडर द बॉन्ड। मतलब जो रिटायर्ड डायरेक्टर है उनको भी लायबल है एंड दे हैव टू मेक गुड द गारंटी, दे हैव टू ऑनर द गारंटी एज गिवन इन द पर्सनल कैपेसिटी। तो ये एक्चुअली बेस्ड ऑन सम डिसाइडेड केस, वो केस का नाम आपके सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। नाउ नेक्स्ट इज जून 2015 एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, डिस्टिंग्विश में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे इसमें कुछ भी आपको बेटा अभी ऑडियो आ रहा है? एवरीवन कैन यू हियर मी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन चैट, कैन यू हियर मी? मिशेल आप जो लिख रहे हैं मिशेल, आई थिंक आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है, देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड। अब कैसे आपको बताएं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अच्छा आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम थी बेटा, देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, क्योंकि बाकी बच्चे मेरे को प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनीवे देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, पार्ट 1। बेटा ये क्या है, आप क्लास है, मिशेल कौन है आप पता नहीं, आई डोंट नो।
कि क्लास के अंदर क्या लिख रहे हैं पता नहीं. Question number 3A, part 1. In what way does the Companies Act and rules made thereunder regulate the appointment of women director in the company? आपने women director के बारे में पढ़ा है. Is that every listed company and unlisted public company satisfying either of the two criteria, either the paid up share capital greater than equal to 100 crore or net worth is greater than equal to, turnover, not net worth. Turnover is greater than equal to 300 crores. Then that unlisted public company also, every listed company and unlisted public company satisfying either of the two criteria, paid up share capital 100 crore more or turnover is 300 crore more is required. These companies are required to appoint at least one women director on their board. That is a mandatory requirement. At least one women director on their board. Every listed company and unlisted public company satisfying either of the two criteria. तो ये provisions आपको लिखने हैं यहाँ पे. December 2015 examination. Question number 5, part A. In Bright Limited, vacancy of a director is caused by the death of Mohan, a director of the company, after 3 months of his joining the company as director. Company of Bright Limited, and इस कंपनी के अंदर वन ऑफ द डायरेक्टर मोहन, उसकी डेथ हो गई है. आफ्टर 3 months ये ज्वाइन द कंपनी एज अ डायरेक्टर एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी. आप जानते हैं ऐसे केसेस कैजुअल वैकेंसी होते हैं. एंड कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने का प्रोविजन सेक्शन 161 सब सेक्शन 4. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिलअप करते हैं पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. बोर्ड अपॉइंट करेगा बस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. पढ़ाना आपने, ठीक है. It says that the board of directors therefore appointed Sumit. इसकी जगह सुमित को अपॉइंट किया इन द कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ने. The board of directors therefore appointed Sumit in place but did not seek the approval of the company general meeting, referring to the provision. अभी मैंने बताया क्या इसमें शेयरहोल्डर की अप्रूवल चाहिए इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. इसके लिए स्पेशली कोई जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड उसको अपॉइंट कर दे बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर दे. उसका जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड चाहिए एजीएम हो, जनरल मीटिंग हो, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, वहां पे दिस अपॉइंटमेंट शुड आल्सो बी गॉट अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर. ये लिखना है, इसमें लिखा कि शेयरहोल्डर की अप्रूवल की भी जरूरत है, एकदम है. एंड जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग हुई इट इज रिक्वायर्ड टू बी गॉट अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर एट द जनरल मीटिंग में भी एजीएम और ईजीएम बाय वे ऑफ वॉर बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. Johnson, a director in Disa Limited, proceeds on leave for 8 months to France for personal reason. A company in Disa Limited, and Johnson is one of the directors of this company, and he is going out of India. He is going to France, outside India, for 8 months. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट ए मीटिंग अपॉइंट पीटर. जॉनसन की जगह किसको अपॉइंट किया? पीटर को. फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. 2 महीने के लिए इसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 पढ़ते हो आप. ऑल्टरनेट डायरेक्टर. Articles of association company do not confer upon the board of director any such power to appoint anyone as the alternate director. कंपनी के आर्टिकल्स में बोर्ड को अथॉरिटी नहीं है टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर. Referring to the provision, company that examine the validity of the appointment, what shall be your answer in case the board appoints Peter for the entire period of Johnson's leave? पहले तो एक क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि साहब 2 महीने के बजाय 8 महीने के लिए जो जॉनसन गया है, पूरे 8 महीने के लिए जॉनसन की जगह पीटर को अपॉइंट करें तब क्या होगा? अच्छा, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 में कुछ कंडीशन दे रखी है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर.
पहली कंडीशन है कि साहब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव अथॉरिटी टू डू सो ईदर बाय थ्रू द आर्टिकल्स या शोल्डर ओआर पास करके बोर्ड को ऐसा करने के लिए ऑथराइज करें। दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए या शोल्डर ओआर पास करके बोर्ड को ऑथराइज कर। ईदर द टू थिंग्स शुड बी देयर, देन ओनली द बोर्ड कैन अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नंबर 1, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जब बोर्ड अपॉइंट करेगा तो उसके लिए जो जिसके बदले में आप अपॉइंट करें दैट डायरेक्टर मस्ट बी गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 months। ही मस्ट बी गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months, दैट इज एटलीस्ट 3 months। जिसको आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, he should be acting as an alternate director only for one director in this company. He should not be acting as an alternate director for some other director in the same company। ना उस कंपनी में वो कोई पहले से डायरेक्टर है, मतलब कि डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए ना किसी का ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी ऐसा अपॉइंट करें हु सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये 5 कंडीशन दे रखे अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब देखो 5 कंडीशन में एक पॉइंट आपका था कि कम से कम 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए, और आर्टिकल्स के थ्रू अथॉरिटी होनी चाहिए या शोल्डर ओआर पास करके बोर्ड को ऑथराइज करें। क्वेश्चन में लिखा हो कि आर्टिकल्स में बोर्ड को अथॉरिटी नहीं है, शोल्डर ओआर पास करके ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, इसका मतलब बोर्ड को अथॉरिटी नहीं थी देखा जाए, ना आर्टिकल के थ्रू ना शोल्डर के थ्रू, इसका बोर्ड कैन नॉट अपॉइंट ऑल्टरनेट। वो कंडीशन का वायलेशन हो रहा है जो कंडीशन है अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 फॉर अपॉइंटमेंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। दूसरा, अब एक तो प्रॉब्लम हुआ है कि साहब अथॉरिटी इज नॉट देयर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा 2 मंथ वाली भी दिक्कत है कि साहब मिनिमम 3 महीने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है व्हेन सम ओरिजिनल डायरेक्टर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 months। ये 2 महीने की बात कर रहा है, तो ये दोनों दिक्कतों की वजह से ही आप ये गलत अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड। अब अगला क्वेश्चन है पूछा, जॉनसन को पूरे 8 महीने के लिए अपॉइंट कर दें जो जितने पीरियड के लिए, सॉरी पीटर को पूरे 8 महीने के लिए अपॉइंट कर दें जितने पीरियड के लिए जॉनसन फ्रांस गया है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई 8 महीने वाली, तो 2 महीने 3 महीने या उससे ज्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी बोर्ड को अथॉरिटी तो नहीं है, नीदर थ्रू द आर्टिकल्स नॉर द शोल्डर ओआर पास करके बोर्ड को ऑथराइज करें। इसका स्टिल द बोर्ड कैन नॉट अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, स्टिल द बोर्ड कैन नॉट अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो प्रोविजन जो लॉ के हैं सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 रिगार्डिंग द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, वो अगर प्रोविजन पता है उसके बेसिस पर आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5D। In terms of the provisions of company, answer the following: which companies are required to have independent director? डी का पार्ट 1, आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट किन में है? ऑल लिस्टेड कंपनीज। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, कौन से लिस्टेड पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग ईदर ऑफ द 3 क्राइटेरिया? पीड ऑफ शेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं, ध्यान रखना, मोर देन 50 करोड़। इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कितने? मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लिस्टेड कंपनी में जितने भी डायरेक्टर टोटल है उसका एटलीस्ट 1/3, तो ये रिक्वायरमेंट है विच कंपनी जो रिक्वायर्ड, और कितने कितने ऐसा मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन 5D का सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द नंबर ऑफ टर्म फॉर विच सच डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। आप पढ़ते हैं साहब एक बार में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 5 years के लिए अपॉइंट हो सकता है, लेकिन हम चाहें तो दोबारा उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ शोल्डर बाय पासिंग द एसआर, विद अप्रूवल ऑफ शोल्डर बाय पासिंग द एसआर। अगले 5 साल फिर कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, और एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है, एक टर्म मैक्सिमम, एंड कंजिक्यूटिवली मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद गैप करना पड़ेगा, उसके बाद गैप करना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड आएगा, एंड आपको मैक्सिमम 2 पीरियड कंजिक्यूटिव टर्म और एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। ठीक है, फिर इसी में क्वेश्चन है, आर इंडिपेंडेंट
यस, अब आ रही आवाज एवरीवन? नाउ कैन यू हियर मी? अब सुन पा रहे हैं? सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में टर्म एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, फिर रिपीट कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं 5 साल के लिए विद अप्रूवल ऑफ शोल्डर पासिंग एसआर, ठीक है। लेकिन एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है, मैक्सिमम 2 टर्म। अच्छा, ये टर्म के ऊपर ध्यान रखा, एक क्लेरिफिकेशन, जिससे कई क्वेश्चन पहले आगे भी आएंगे। ये नहीं कि सब पहला टर्म 4 साल का रखा तो अगला 6 साल का कर देंगे, नॉट पॉसिबल। 2 कंसेक्यूटिव टर्म हो सकते हैं, एक टर्म 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन है कि सर हमने 4 साल के लिए पहले अपॉइंट किया, फिर 4 साल 8 साल, अभी भी 10 साल में 2 साल बचे हुए, हम तीसरी बार नो। टोटल 10 साल से मतलब नहीं है, टोटल 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए पहले एक टर्म के लिए अपॉइंट करेंगे, फिर अगले के लिए अपॉइंट करने के लिए, रीअपॉइंट करने के लिए शोल्डर के अप्रूवल चाहिए पासिंग एसआर, और एक टर्म मैक्सिमम 5 ईयर्स का, मतलब 2 टर्म से ज्यादा नहीं अपॉइंट कर सकते लगातार, और एक टर्म मैक्सिमम 5 ईयर्स का हो सकता है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साल में एक सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द जून 2016 एग्जाम। थ्री सिंगापुर नेशनल्स हु हैव नेवर बीन टू इंडिया। सिंगापुर के 3 नेशनल्स है, वहां के रहने वाले हैं, वो कभी इंडिया नहीं है। डिसाइडेड टू बी द शेयरहोल्डर्स ऑफ होल्डिंग 100% इक्विटी शेयर्स एंड द ओनली डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी इंडिया इन द ईयर 2005-15 विच इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। कोई इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी सेटअप कर रहे हैं जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है, इसका तो प्रॉपर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक की सब्सिडरी होने पब्लिक कंपनी हो जाती है। और वो चाहते हैं कि साहब वो 3 लोग जो सिंगापुर के रहने वाले हैं, जो कभी इंडिया नहीं आए, वो उस प्राइवेट कंपनी के 100% शेयर वही ले लें, आपस में बढ़ जाएंगे, और वही आपके सिर्फ डायरेक्टर्स रहेंगे, उस प्राइवेट कंपनी 3 डायरेक्टर रहेंगे। तो क्या इसके ऊपर कमेंट करना कि पॉसिबल है? देखिए, शोल्डर बाहर के 100% हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोल्डर सारे के सारे बाहर के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि साहब डायरेक्टर में आप जानते हैं देयर इज रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट हर एक कंपनी के बोर्ड पे एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी 1 रेजिडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी। और जब 3 ये बोला कि साहब यही तीनों शेयरहोल्डर होंगे, यही तीनों डायरेक्टर होंगे, तीनों सिंगापुर के रहने वाले, कभी इंडिया में आए ही नहीं, तो क्या वहां रेजिडेंट डायरेक्टर वाले प्रोविजन में दिक्कत आएगी? तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी रेजिडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिक्कत है। बाकी शेयरहोल्डर 100% बाहर के हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर कि एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी रेजिडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी, और जो कि ये हो नहीं पाएगा इस केस में अगर इस तरीके से कंपनी बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। अदरवाइज शेयरहोल्डर बाहर के सारे, कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सेक्शन 163 क्या है, उसको एक्सप्लेन करने की। देखिए, सेक्शन 163 में क्या दे रखा है, ऑप्शन टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें दे रखा है कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर सकती है कि हमारे टोटल डायरेक्टर के 2/3 डायरेक्टर जो होंगे, टोटल जितने डायरेक्टर उसके 2/3 डायरेक्टर या उससे ज्यादा, कम से कम 2/3 डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रो राटा बेसिस पे शेयरहोल्डर को राइट मिलेगा टू अपॉइंट। जैसे मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ, जनरली डायरेक्टर्स को शेयरहोल्डर अपॉइंट करते हुए पासिंग ओवर, तो सोच कर एक कंपनी के अगर सर्टेन शेयरहोल्डर ग्रुप बना लें जिनके पास कंपनी के मान लिया 51% शेयर है, 52% शेयर है, 55% शेयर है, ग्रुप बना लें, क्या वो चाहे तो सारे डायरेक्टर अपनी मर्जी के अपॉइंट करेंगे, बिकॉज ओआर पास करके डायरेक्टर अपॉइंट होता है। अच्छा, जिनके पास रिमेनिंग जो 45% या 47% या 48% शेयर है, वो एक भी डायरेक्टर अपॉइंट है, क्योंकि कंपनी एक्चुअली गवर्न बाय द कंसेप्ट ऑफ शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी। शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मेजोरिटी, तो शेयरहोल्डर जो रूल ऑफ मेजोरिटी शेयरहोल्डर, मेजोरिटी शेयरहोल्डर जो चाह रहे वही हो रहा है, माइनॉरिटी को राइट नहीं मिल रहा। लेकिन सेक्शन 163 वन सच प्रोविजन जो माइनॉरिटी की भी राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बोल रहा है कि साहब कंपनी के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, जो टोटल डायरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए टोटल डायरेक्टर आपके 9 है, 9 का 2/3 आगे 6 डायरेक्टर शेल बी, या 12 टोटल डायरेक्टर, 12 का 2/3 आपको 8, तो 8 डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड, 8 या 8 से ज्यादा, आप ज्यादा भी कर सकते हैं बट एटलीस्ट 2/3 ये जैसे अपॉइंटेड अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोज। इसका होता है जिन शेयरहोल्डर के जितने राइट्स हैं, जितने शेयर्स हैं, उसके हिसाब से वोटिंग राइट मिलेगा, उस हिसाब से राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में कंपनी की कैपिटल 100%, उसमें हम बोलते हैं कि सब 8 डायरेक्टर अपॉइंट होने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोज, 12 डायरेक्टर टोटल हैं, 8 अपॉइंट होते हैं, 100% डिवाइडेड बाई 8, 12.5%,
100% को 8 से डिवाइड करोगे तो इसका तो क्या है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 12.5% शेयर दे हैव अ राइट टू अपॉइंट वन डायरेक्टर, अनदर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 25% शेयर्स और मोर, 12.5 का डबल हो गया 25% या उससे ज्यादा, दे कैन अपॉइंट 2 डायरेक्टर, 37.5% या उससे ज्यादा जिनका शेयर्स हैं ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर दे कैन अपॉइंट 3 डायरेक्टर। क्या हमने राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स ऑल द शेयर होल्डर्स, एंड क्या उनको राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे राइट मिल रहा है अगर इस तरह के मेथड में हम जाएं, एंड दैट इज द सेक्शन 163। क्या यहाँ पे जिनके पास 50% से कम शेयर है क्या वो भी डायरेक्टर अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी राइट मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं सेक्शन 163 इज वन ऑफ द सेक्शन रिकॉग्नाइजेस द माइनॉरिटी राइट्स, रिकॉग्नाइज द, लेकिन ये ऑप्शनल प्रोविजन है क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ ये वाला सेक्शन मैंडेटरी करते हैं, क्या ये बाकी सेक्शन के प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, दैट्स वाई ये ऑप्शनल किया हुआ है। लेकिन ये भी लिखा हुआ कि कोई कंपनी अगर इसको फॉलो करती है और अदर किसी प्रोविजन से कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्शन होगा, बिकॉज ये माइनॉरिटी राइट्स के बेसिस पे हुआ है, बाकी सेक्शंस आपको मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर बेस्ड ऑन शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, कि रूल ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर चलेगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 163 विल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 163 विल हैव द ओवरराइड। तो जो से कंपनी सेक्शन 163 को फॉलो कर रही है, कि ऑप्शनल प्रोविजन है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो जब कर रही है एंड देयर इज अ क्लैश बिटवीन 163 एंड एनी अदर प्रोविजन, देन सेक्शन 163 विल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट। आई थिंक जो मेन बात थी सेक्शन 163 में, आकांक्षा, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेम अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय नॉमिनेशन, नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं, एंड अपॉइंटमेंट डायरेक्टर अगेंस्ट कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, पारस डायरेक्टर स्पाइक प्राइवेट लिमिटेड रिजाइन्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया, ही हैज फॉरवर्डेड अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन टू द कंपनी and the registrar of companies in time. The company, however, has not filed the relevant form to the ROC explaining the provision company in this regard decide the status of Paras. अच्छा, आप रेजिग्नेशन के प्रोविजन पढ़ते सेक्शन 168। रेजिग्नेशन में एक तो जो डायरेक्टर रिजाइन करता है वो कंपनी को इंटीमेट करेगा और कंपनी रेजिग्नेशन लेटर भेजेगा, और कंपनी को जो रेजिग्नेशन लेटर जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ या डेट जो उसने रेजिग्नेशन लेटर मेंशन कि मैं इस डेट से रिजाइन कर रहा हूँ, विच एवर इज लेटर, द डेट द कंपनी रिसीव्स द रेजिग्नेशन लेटर एंड द डेट मेंशन इन द रेजिग्नेशन लेटर की द डेट फ्रॉम विच इज रिजाइनिंग, विच एवर इज लेटर, वहां से रेजिग्नेशन इफेक्टिव होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है रेजिग्नेशन लेटर तक, कंपनी उसके बेस पर DI-12 फाइल करती है। लॉ बोलता है वो भी DI-11 फाइल कर सकता है विद ROC, वो भी कर सकता है, लेकिन ये उसके पार्ट पे DI-11 फाइल करना मैंडेटरी नहीं, वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे नहीं करे। देखिए इसलिए क्वेश्चन में देखा उसने ROC को भी इन्फॉर्म किया, इसका तो ROC को DI-11 फाइल किया है। अच्छा, लॉ में ये क्यों दे रखा कि आपको एक्चुअली आपको फाइल करना है ROC को डायरेक्टली, डायरेक्टर ROC को DI-11 फाइल करे। अगर कोई डायरेक्टर को डाउट हो क्योंकि कंपनी मेरे रेस्पेक्ट में DI-12 नहीं फाइल करे, हो सकता है कई बार होता है कोई डायरेक्टर किसी कंपनी के मैनेजमेंट झगड़ा हो गया और रिजाइन कर लिया, तो हो सकता है वो आपस में परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए हम आपको DI-12 ही नहीं फाइल करेंगे, तो ROC के रिकॉर्ड में तो अभी भी डायरेक्टर है। इस तरह की सिचुएशंस के लिए लॉ में बोल रखा कि अगर आपको डाउट है तो आप DI-11 फाइल कर दीजिए, क्योंकि DI-11 को ऑप्शन रखा हुआ है, तो उस केस में कंपनी की तरफ से ROC को इंटीमेशन नहीं भी आएगी तो आपकी तरफ से आ जाएगी, और ROC अपने रिकॉर्ड में उसको ले लेगा दैट यू आर नो मोर अ डायरेक्टर ऑफ दैट, यू आर नो मोर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब कंपनी ने अगर नहीं फाइल किया, कि अगर उसने DI-11 फाइल कर दिया, क्या वो कंपनी में डायरेक्टर सीज हो गया, उसका स्टेटस है ही इज नो मोर अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, स्पाइक प्राइवेट लिमिटेड का वो डायरेक्टर नहीं है, बिकॉज ही हैज फाइल्ड। इनफैक्ट DI-11 का कंसेप्ट इसीलिए, जहां आपको डाउट है कंपनी आपको हैरेस करने के लिए DI-12 नहीं फाइल कर सकती है, तो आप अपनी तरफ DI-11 फाइल कर, लेकिन आप डैम श्योर हैं या कंपनी ने DI-12 फाइल कर दिया, उसकी कॉपी भी आपको मिल गई है, तो आपके पार्ट में DI-11 फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शनल क्या होगा, आप DI-11 ROC को फाइल कर, दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट और रेजिडेंट डायरेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्रूगेन होल्डिंग्स लिमिटेड प्रमोटेड मिस भावना and designated her as the director administration. Examine the validity of such a designation under the provision. अब ये मिस भावना कंपनी में काम, क्वेश्चन में ना कुछ फैक्ट्स लगते हैं अधूरे हैं। अब कंपनी में काम कर दिए, प्रमोट किया, तो क्या एक डायरेक्टर से आपको ये डायरेक्टर बनाया या कुछ और था, जो भी
ऐसा लग रहा कंपनी के अंदर वो पहले डायरेक्टर नहीं थी, शी वॉज एम्प्लॉई एट ए सीनियर लेवल, नाउ शी हैज बीन प्रोमोटेड एज डायरेक्टर, उसकी डेजिग्नेशन है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोला कि साहब ये डेजिग्नेशन क्या वैलिड एकदम है। इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं फुल टाइम, एग्जीक्यूटिव में जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर के अंदर जो फुल टाइम डायरेक्टर में भी दो चीजें मैं बताता हूँ, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनकी डेजिग्नेशन इसी तरीके से होती है, जिस पर्टिकुलर फंक्शन के कंपनी के वो हेड बनाए जाते हैं उनके आगे नाम के आगे आपको डायरेक्टर ब्रैकेट में वो डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर लीगल, डायरेक्टर फाइनेंस, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका तो उनको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन मैटर का हेड बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वो कंपनी में एम्प्लॉई थी इन सम अदर कैपेसिटी, नाउ शी हैज बीन मेड द फुल टाइम डायरेक्टर। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की पहले टॉप लेवल सीनियर लेवल पे काफी सीनियर लेवल एम्प्लॉय थी, बट शी वाज नॉट अ डायरेक्टर, नाउ शी हैज बीन मेड अ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका तो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में ही पहले काम कर रही थी बट बहुत सीनियर लेवल पर डायरेक्टर नहीं थी, नाउ शी हैज बीन मेड और एक प्रोमोट होकर डायरेक्टर बना दिया। एंड इससे पता लगा कि शी हैज बीन मेड अ होल टाइम डायरेक्टर, मेड द इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन द कंपनी, एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ डेजिग्नेशन परफेक्टली ओके। अब ये कोई लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब सॉरी प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई सेक्शन उठा के आप बता दें एंड ऑल दैट, ठीक है। दिस क्वेश्चन है प्योरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि आप जानते हैं होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डेजिग्नेशन क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2016 अटेम्प्ट, here in this case Divine Industries Private Limited has a turnover of rupees 350 crore. एक कंपनी है डिवाइन इंडस्ट्री प्राइवेट है, 350 करोड़ का टर्नओवर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 14-15, डिवाइन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। द बैंकर्स और कंपनी हैव एडवाइज द कंपनी टू कंपल्सरी अपॉइंट अ विमेन डायरेक्टर इन द कंपनी आर रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, रेफरिंग टू द प्रोविजन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ बैंकर्स एडवाइस। बैंकर ने एडवाइस किया कि विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, आप बताइए कि बैंकर की एडवाइस सही कि नहीं। अच्छा, आप विमेन डायरेक्टर के बारे में अभी मैंने बताया था, हर लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कौन सा लिस्टेड पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग ईदर द टू क्राइटेरिया, या तो पेड अप शेयर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा। मैंने बताया ना इस तरह के क्वेश्चन प्रोविजन बहुत अच्छे से याद करना, जिसमें कुछ अमाउंट दे रखा है, क्योंकि ऐसे प्रोविजन में बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, एक तो हर एक लिस्टेड कंपनी में, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग ईदर द टू क्राइटेरिया। लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर तो 350 करोड़ है, 300 करोड़ की टर्नओवर पे विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। क्वेश्चन में डिवाइन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में तो कोई विमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसका तो बैंकर की एडवाइस जो थी गलत है, नॉट रिक्वायर्ड विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखो इसी में आगे क्वेश्चन ऐड कर रखा है, व्हाट वुड बी आंसर इन केस द कंपनी इन क्वेश्चन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोला अगर ये डिवाइन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी दे रखा है, इसकी जगह पब्लिक कंपनी, बाकी सब फैक्ट सेम हो, फिर उस केस में रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्यों पब्लिक कंपनी हो जाएगी और आपकी टर्नओवर 350 करोड़ दे रखी है। तो डोंट यू थिंक इन दैट केस विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, एंड इन दैट केस दिस कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द विमेन डायरेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। 5 board meetings were held in Asha Limited during the period from January to June in the calendar year 2016. कैलेंडर 2016 में जनवरी से जून में 5 बोर्ड मीटिंग हुई। पहले 6 महीने ऑफ द कैलेंडर 2016 5 बोर्ड मीटिंग हुई। राजीव एन एडिशनल डायरेक्टर अटेंडेड नन ऑफ दिस मीटिंग। फॉर द फर्स्ट 2 मीटिंग ही सॉट लीव एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड। पढ़ते हो ना लीव एब्सेंस के साथ, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। लीव एब्सेंस मतलब परमिशन टू रिमेन एब्सेंट, लीव मींस परमिशन फ्रॉम द बोर्ड, बट डिड नॉट इन्फॉर्म द बोर्ड फॉर द रिमेनिंग 3। 5 मीटिंग हुई, एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया। 2 मीटिंग की तो उसने एब्सेंस की परमिशन मांगी थी, लेकिन बाकी 3 मीटिंग की तो उसने एब्सेंस की परमिशन भी नहीं मांगी। इनफैक्ट इन्फॉर्म भी नहीं किया बोर्ड को कि सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। एग्जामिनिंग द प्रोविजन कंपनीज एक्ट वेदर ही इज डिसक्वालिफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर। पहले मतलब डिसक्वालिफिकेशन की बात होगी, तो ऑलरेडी डायरेक्टर है। वेकेशन की बात होगी। अच्छा, वेकेशन का सेक्शन 167 है। सेक्शन 167 डील्स विद द वेकेशन ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। पढ़ते हो ना सेक्शन 167। अच्छा, सेक्शन 167 विद डील्स विद द वेकेशन ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 167 के अंदर एक पॉइंट है, अगर कोई डायरेक्टर लगातार ऑल द बोर्ड मीटिंग्स इन ईयर, एक साल में, एक कैलेंडर में जितनी बोर्ड मीटिंग है, अगर उस 12 महीने के पीरियड की सारी बोर्ड मीटिंग एक भी अटेंड नहीं करता, और चाहे उसने लीव एब्सेंस ली हो या नहीं ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर, तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि साहब सिर्फ 6 महीने का पीरियड दे रखा है, 6 महीने में 5 मीटिंग होती, 6 महीने की सारी मीटिंग अटेंड नहीं की। लेकिन 6 महीने की मीटिंग नहीं अटेंड करने से कोई इंपैक्ट नहीं आता।
and if it does not attend any of the meeting of our complete 12 months, whether he obtained the leave of absence or he had not obtained, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाए. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसके ऑफिस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. और डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन ही एक्चुअली वेकेशन का है, एंड उसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा, इसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा. नेक्स्ट जून 2017 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 3. Mr. Atul Rastogi, the managing director of ABC Limited, resigned from the managing directorship of the company. He, however, wants to continue as a director in the company, referring to the provision company state with the Mr. Atul can continue. आप जानते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर दोनों फुल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन दोनों के साथ ये यूनिक चीज है कि सर इनकी डबल कैपेसिटी होती है. वन एज ए डायरेक्टर, सेकंड एज ए एमडी और सेकंड एज ए होल टाइम डायरेक्टर. पढ़ते हो ना कि डबल कैपेसिटी होती है, वन एज ए डायरेक्टर, सेकंड एज एमडी, वन एज ए डायरेक्टर, सेकंड एज होल टाइम डायरेक्टर. अच्छा वो एमडी नहीं रहा, लेकिन ऑर्डिनरी डायरेक्टर रहना चाहे तो रह सकता है, एकदम हो सकता है जब पार्ट टाइम डायरेक्टर. और वैसे भी कई बार होता है हम पार्ट टाइम डायरेक्टर जो पहले से उसको बाद में हम एमडी बना देते हैं, ठीक है, या पहले हम उसको डायरेक्टर बनाते हैं पार्ट टाइम फिर एमडी बना देते हैं या होल टाइम. तो एमडी से रिजाइन कर दिया, बट ही वांट्स टू कंटिन्यू जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर जब पार्ट टाइम डायरेक्टर, ही में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज डबल पोजीशन होती है, यू नो दैट. और वैसे याद है एमडी की डेफिनेशन पढ़ते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स अ डायरेक्टर. फर्स्ट वो डायरेक्टर होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, एमडी बिना डायरेक्टर के हुआ नहीं सकता, लेकिन सिंपल डायरेक्टर आप रहते हैं विदाउट बीइंग एमडी, विदाउट बीइंग एमडी कोई दिक्कत नहीं है, एंड ही कैन कंटिन्यू ओनली एज ए डायरेक्टर, उसमें कोई दिक्कत आपको किसी तरह की नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी. Mr. X is a director in Greenfield Industry Limited. He is a man of wide knowledge of commercial matters, very knowledgeable person. The company has not filed the financial statement with the ROC for the years ended 31st March 2014, 31st March 2015 and 31st March 2016. However, it has filed the annual returns for those years in compliance with the Provision Companies Act. Considering Mr. X's huge experience, Redfield Industry, को दूसरी कंपनी Redfield Industry Limited wants to induct him as a director on its board. Referring to the provision company examine the validity of such proposition. मतलब एक कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, जिसमें ऑलरेडी डायरेक्टर उस कंपनी ने 3 साल तक लगातार 31 मार्च 2014, 2015, 2016 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को नहीं फाइल करे एज पर सेक्शन 137 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, नहीं फाइल किया, ठीक है, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल किया है, ठीक है. आप कोई दूसरी कंपनी है उसको डायरेक्टर बनाना चाहती है, कंसिडरिंग हिज ह्यूज एक्सपीरियंस, क्या बना सकती है. अच्छा क्या है क्वेश्चन, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बेस क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर. एक तो डिस्क्वालिफिकेशन पहले सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 आता है, फिर सबसेक्शन 2, उससे बेस क्वेश्चन है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो कंपनी ने पढ़ते ना कुछ सर्टेन डिफॉल्ट किए हैं, एनुअल अकाउंट 3 साल से लगातार नहीं फाइल किया, या एनुअल रिटर्न और वर्ड है एंड नहीं है, और एनुअल रिटर्न लगातार 3 साल से नहीं फाइल किया, या आपको डिपॉजिट्स की ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट आ गई, आपने रीपे नहीं किया, शायद इंटरेस्ट पे करने डिफॉल्ट और 1 साल 1 ईयर और मोर डिफॉल्ट हुए हो गया, या डिबेंचर्स के रिडम्पशन वाला केस है, या डिविडेंड का पे करना आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है, एंड डिफॉल्ट इज कंटिन्यूड फॉर 1 ईयर मोर. इन 3 केस में 1 ईयर मोर, और एनुअल अकाउंट से एनुअल रिटर्न केस में 3 ईयर्स मोर. तो देखा जाए और है एनुअल अकाउंट से एनुअल रिटर्न. तो उस केस में अगर आप जिस कंपनी के ऑलरेडी डायरेक्टर उसने अगर इन 5 में से कोई डिफॉल्ट किया है, तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट वो अगले 5 साल तक किसी और कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, और सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता. याद है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. अब देखिए एक कंपनी में पहले डायरेक्टर है, उसने लगातार 3 साल एनुअल अकाउंट्स नहीं फाइल किए, क्या सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के दायरे में कंपनी आ गई, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसकी वजह से वो किसी और कंपनी के 5 साल तक डायरेक्टर डेट और डिफॉल्ट से अपॉइंट होता, और दूसरी कंपनी से अपॉइंट करना चाहती है, नहीं कर सकते, 5 साल तक नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट, उसके बाद कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं. क्या उससे बेस्ट क्वेश्चन है आपको, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. क्वेश्चन नंबर 3A. Newly incorporated Abhay Limited has not mentioned names of first director company in articles of association. एक नई कंपनी बनी अभय लिमिटेड, उस कंपनी के आर्टिकल्स में फर्स्ट डायरेक्टर के नाम नहीं है. Referring to the provision company advise the board of directors regarding the appointment of first director of company, what would be answer in case the company is OPC, and also state
विद द प्रोविजन द एक्ट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपको याद होगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में पढ़ते हैं, नॉर्मली फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, या तो आर्टिकल्स में उनके नाम लिखे हो, नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट डायरेक्टर, क्वेश्चन में दे रखा है आर्टिकल में नाम नहीं है, या आर्टिकल्स के अंदर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को अथॉरिटी होती है टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर, इन दैट के सब्सक्राइबर कैन अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर। अगर ये भी नहीं है, नाम भी नहीं है और आर्टिकल्स ने सब्सक्राइबर को ऑथराइज भी नहीं किया, देन इट विल गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 टू द कंपनी एक्ट। और वहां क्या लिखा हुआ है कि जब कंपनी कितने डायरेक्टर होंगे और पहले डायरेक्टर कौन होंगे, ये दोनों बातें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम डिसाइड करेंगे, या तो सारे के सारे सब्सक्राइबर या मेजॉरिटी ऑफ देम इन राइटिंग। और अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में नाम लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन टू द सब्सक्राइबर, और टेबल एफ भी एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है, पढ़ते हो ना, टेबल एफ एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड, देन सेक्शन 1, then in that case what will section 152 subsection 1 says that in that case what will happen, section 152 subsection 1 says that कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, और सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में जो इंडिविजुअल्स हैं, तो नॉन इंडिविजुअली सब्सक्राइब हो सकते हैं, दे शैल बी डीम्ड टू द फर्स्ट डायरेक्टर, उनको भी पहले डायरेक्टर मान ली जाएंगे, और ये तब तक फर्स्ट डायरेक्टर एक्ट करेंगे जब तक कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते एज पर सेक्शन 152 सबसेक्शन व्हाट विद द 7 एंड ऑल दैट, ठीक है, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 6 152 सबसेक्शन 6, ठीक है। एंड ऐसे ओपीसी केस में भी दिया हुआ है सेम ही सब, आपको ये आर्टिकल्स में नाम हो सकता है, सब अथॉरिटी नहीं, टेबल एफ नहीं कुछ है तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो एक ही बंदा होगा वो भी इंडिविजुअल ही होगा, उसमें लिख लेंगे हु आर इंडिविजुअल। सब आप जानते हैं इन द केस ऑफ ओपीसी सब्सक्राइबर एक ही होता है, वो इंडिविजुअल ही होता है, एंड वही आपको पहला एक डायरेक्टर एक्ट को माना जाएगा जब तक कि फर्स्ट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 इक्वली अप्लाइज ऑन पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था, तो पूरा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, Mr. Sunil Goyal, a director of XYZ Limited, wants to go on a foreign trip. He wants to assign his office to the vice president of the company. वो अपना ऑफिस जो है, अपना जो काम काज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहता है। Mr. Sunil Goyal seeks to advise whether he can do so, referring to the provision company advise him in this matter. आपने एक पढ़ा है टॉपिक सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ड्यूटीज के अंदर एक पॉइंट आता है कि साहब कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, मतलब अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी को और के फेवर में असाइन, क्योंकि उसकी काबिलियत को देख कंपनी उससे अपॉइंट किया है। वो बंदा एक कंपनी एक्स में ए को अपॉइंट करे, ये बोलता है मेरी जगह बी एक्ट करे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो असाइनमेंट ऑफिस दैट इज ट्रांसफरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज टू समवन एल्स इज नॉट अलाउड। ये असाइनमेंट की बात कर रहा था, क्या सेक्शन 166 के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल नहीं है? हाँ, ये हो सकता है कि जो सुनील गोयल जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे, क्या उनकी जगह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, सो सकते हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी कि साहब उसकी जगह वो बंदा नहीं रहेगा तो उसकी एब्सेंस में एक्ट करने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। लेकिन सुनील गोयल जो डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं वो सोचे असाइनमेंट ऑफिस कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू द असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 पार्ट सी। मिस्टर सॉलिड, ए यंग प्रोफेशनल ऑफ 29 years, नाम देखिए मिस्टर सॉलिड। He is a young professional, 29 years age, has stayed in India for 150 days in the previous financial year. He does not hold any shares in the Happy Retails Limited. एक कंपनी Happy Retails Limited, इसके अंदर वो कोई शेयर होल्ड नहीं करता, विच ए कोटेड लिस्टेड कंपनी। कोटेड में जिसके शेयर की कोट, शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसका प्राइस कोट होता है ऑन द बॉम्बे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज लिस्टेड कंपनी। Small shareholder have decided among themselves that he proposed to appoint a small shareholder director who shall not be liable to retire by rotation, and his tenure shall be for 5 years from the date of joining the office of director. Examining the provision company state with Mr. Solid can be appointed as small shareholder director. देखिए, 2-3 बातें क्वेश्चन दे रखी है। कोई मिस्टर सॉलिड है और
एक कंपनी हैप्पी रिटेल्स लिमिटेड, उसके स्मॉल शेयरहोल्डर चाहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो जाए एज ए स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, और मिस्टर सॉलिड जो है वो कंपनी में कोई शेयर होल्ड नहीं करता, और वो चाहते हैं कि साहब स्मॉल शेयरहोल्डर चाहते हैं कि ये अपॉइंट हो जाए एज ए स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, और एज हु शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, एंड 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाए। तो जहाँ तक 3 इश्यूज हैं, ही इज नॉट होल्डिंग एनी शेयर इन दिस कंपनी, एक, नंबर 2 ही शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, नंबर 2, नंबर 3 दैट ही विल बी अपॉइंटेड फॉर 5 years। अब पहला इशू है कि साहब वो कंपनी में कोई भी शेयर होल्ड नहीं करता, इसके ऊपर आपको लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि साहब इवन समवन हु इज नॉट होल्डिंग द शेयर कंपनी, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स एज ए स्मॉल शेयर डायरेक्टर। तो जरूरी नहीं है कि शेयर देखिए, एंड रूल 7 ऑफ दिस रूल्स रिलेटिंग टू दिस चैप्टर कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर रूल्स 2014, रूल 7 के सब रूल 2 में लिखा हुआ है, इट अलाउज अ पर्सन हु इज नॉट अ शेयरहोल्डर टू बिकम द शेयरहोल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो शेयर नहीं होल्ड करता। दूसरा, हु शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, वो तो होता ही है, आप पढ़ते हैं स्मॉल शेयर डायरेक्टर नॉट लायबल टू, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होता है। तीसरा, फॉर 5 years, बट आप जानते हैं कि स्मॉल शेयर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 3 years, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 3 years, एंड वो 5 साल के बाद का वो गड़बड़ है। इसका बाकी सब इश्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो शेयर नहीं होल्ड करता कोई बात नहीं है, ठीक है, नॉन रोटेशनल ही अपॉइंट होगा, वो तो लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन 5 साल के लिए उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। इज दैट ओके? नेक्स्ट, December 2017 एग्जाम, the board of directors of Goodwill India Limited wish to appoint an alternate director of the company board in the absence of Mr. Prince, the director who proceeded on leave. Referring to the provision, state the condition, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे आप बेस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और इसका टेन्योर कितना होता है, ये पढ़ा था आपने, टेन्योर कितना टर्म होता है, जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं आए, या जो टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर जितना टर्म है, जब उसका टर्म खत्म हो जाएगा वो पीरियड, और द डे ही कम बैक टू इंडिया, विच एवर अर्लियर, इतना टेन्योर होता है और आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। और उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि साहब ओरिजिनल डायरेक्टर अगर सीज हो गया है, डिसक्वालीफाई हो गया है बिकॉज ऑफ विच ही सीजेस, तो क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक्ट कर सकता है? नो। कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर सीज हो गया बिकॉज ऑफ सम डिसक्वालिफिकेशन, इसका टर्म खत्म हो गया, तो टर्म खत्म होना और ही कम बैक टू इंडिया विच एवर अर्लियर, तो अर्लियर क्या, टर्म खत्म हो गया, तो उसके बाद इसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी खत्म हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2018 एग्जाम, आर सिस्टम लिमिटेड होल्डिंग 40% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एटीसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी आर सिस्टम जो दूसरी कंपनी एटीसी एविएशन की 40% पेड अप कैपिटल होल्ड कर रही है। आर सिस्टम अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एटीसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड टू सेफगार्ड इंटरेस्ट। आर सिस्टम जो 40% शेयर होल्ड करी एटीसी के अंदर, उसने एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ऑन द बोर्ड ऑफ व्हाट वी कॉल द एटीसी एविएशन। Board of directors R system wishes to know whether director appointed by them shall be treated as nominee director advise the board. आंसर यस, नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में लॉ में लिखा हुआ है कि सेक्शन 149 के एक्सप्लेनेशन में कि सब नॉमिनी डायरेक्टर कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, बैंक, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, और इसके अलावा और भी कोई अपॉइंट कर सकता है टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट। तो इसका तो कंपनी भी दूसरे कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर सकती है टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट, वही किया है आर सिस्टम ने, अपॉइंट किया ऑन द बोर्ड ऑफ एटीसी एविएशन, and that's why उनके द्वारा जो अपॉइंटेड पर्सन है रिप्रेजेंटेड, ही शैल बी ट्रीटेड नॉमिनी डायरेक्टर, शैल बी ट्रीटेड एज द नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एटीसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2018 एग्जाम, अनिल शेयरहोल्डर holding 9% equity share company who is not holding any directorship wants to stand for directorship in Pritham Limited in the next annual general meeting. State the procedure. क्या सेक्शन 160 बेस क्वेश्चन है। एक कंपनी प्रीतम लिमिटेड, उसमें अनिल जो है शेयरहोल्डर है एंड ही वांट्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, तो सेक्शन 160 बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4A, सेक्शन 160 में पढ़ते हो ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन डायरेक्टर हु इज नॉट द रिटायरिंग डायरेक्टर। अच्छा, उसका प्रोसीजर क्या है, या तो खुद या कोई शेयरहोल्डर्स का नाम प्रपोज करें,
और जिस जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट करवाना चाहता है उससे कम से कम 14 दिन पहले कंपनी का रजिस्टर ऑफिस नोटिस दे, अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹1,00,000। ये सुनो, कंपनी इसका इमीडिएटली एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग सारे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, अगर पॉसिबल है बाय वे ऑफ इंडिविजुअल नोटिस और बाय ईमेल और ऑल दैट, नहीं तो बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। एंड फिर मीटिंग में वोटिंग होगी, अगर रेजोल्यूशन पास हो तो अपॉइंट हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगा। अगर वो अपॉइंट नहीं भी हुआ लेकिन ही गेट्स मोर देन 25% ऑफ वैलिडली कास्ट वोट, तब भी रिफंड हो जाएगा पैसा जिसने भी जमा कराया था, शेयर होल्डर ने या प्रपोज डायरेक्टर ने। लेकिन अगर 25% या उससे कम वैलिडली कास्ट वोट मिले उसे, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड बाय कंपनी। तो यही सारे प्रोविजन। एंड दूसरा, वो अपनी कंसेंट, अगर मान लिया कंसेंट देगा DI2 में, अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है मीटिंग में, तो DI2 में कंसेंट देगा टू दैट ही इज विलिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर, एंड कंपनी उसके अपॉइंट होने के 30 days के विद इन DI12 फाइल करेगी विद ROC, DI12 फाइल करेगी विद ROC। तो इस सेक्शन 160 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट 1। In a general meeting, a motion was put for removal of small shareholder director. A small shareholder contended that only small shareholders are entitled to vote on his। आप जानते हैं कि साहब एक स्मॉल शेयरहोल्डर को रिमूव करने की बात चली, मतलब बेसिकली सेक्शन 169 की बात हो रही है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी टर्म, उसमें स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर भी रिमूव हो सकता है। अ स्मॉल शेयरहोल्डर कंटेंडेड ओनली स्मॉल शेयरहोल्डर इंटाइटल्ड टू वोट ऑन दिस मोशन एज इट इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर एंड मोशन शुड बी पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। इज द आर्गुमेंट वैलिड, एनालाइज। पहली बार सेक्शन 169 में दे रखा है कि जब कोई भी डायरेक्टर को रिमूव करना हो इंक्लूडिंग द स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, तो उसके अंदर OR चाहिए, शेयर होल्डर का OR पास करके रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है लॉ में कि सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव करना तो उसमें वोटिंग राइट से स्मॉल शेयर होल्डर को, ऐसा कुछ नहीं है, सारे शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होगा और कोई SR की रिक्वायरमेंट नहीं, ओनली OR की। तो दोनों ही ऑब्जेक्शन जो है दोनों ही इनवैलिड है। तो एक तो आप ऑल शेयर होल्डर्स एंड ओनली OR इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई आर्गुमेंट गिवन इज नॉट वैलिड, इट्स अ इनवैलिड आर्गुमेंट गिवन बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट 5। On 5th January 2018, in a general meeting, a motion for removal of director was put to vote. The chairman declared the motion passed as ordinary resolution by show of hands. In the next general meeting held on 28th September 2018, a member questioned the validity of the said resolution which was declared as passed by the chairman, alleging that majority votes were against the motion and asked the chairman to disclose the number of votes cast in favor and कितने against में थे of the resolution. Referring to the provision, company discuss if the demand of member is tenable, मतलब member ने जो डिमांड किया कि मुझे दिखाइए कितने फेवर में थे कितने, क्या है उसकी डिमांड वैलिड है कि नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आगे जनरल मीटिंग क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन रिलेटिंग जनरल मीटिंग, पिछले चैप्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जनरल मीटिंग में एक सेक्शन आता है 107 कि शो ऑफ हैंड पे जब वोटिंग होती है चेयरमैन काउंट करता है कितने वोट फेवर में कितने अगेंस्ट में, 2 बार वोटिंग कराते हैं, कितने लोग फेवर में हाथ खड़े करें, कितने लोग अगेंस्ट में हाथ खड़े करें, तो फेवर भी गिन लेता है चेयरमैन और अगेंस्ट भी गिन लेता है। अगर जो भी रिक्वायरमेंट OR की रिक्वायरमेंट SR की जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है, मतलब फेवर वाले का उतने हैं जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो चेयरमैन डिक्लेयर कर रेजोल्यूशन ही पास, रेजोल्यूशन इज कैरिड आउट। लेकिन अगर मान लिया नहीं वैसा होता, बोलेगा रेजोल्यूशन लॉस्ट, तो चेयरमैन डिक्लेयर करेगा, उसका मीटिंग खत्म होने का उसके मिनट्स बनेंगे, मिनट्स में उस बात की एंट्री होगी चेयरमैन ऐसा डिक्लेयर किया। तो सेक्शन 107 ये बोलता है कि साहब मीटिंग के अंदर काउंटिंग हुई, चेयरमैन डिक्लेयर किया, मीटिंग खत्म होने मिनट्स बने और मिनट्स के अंदर ये लिखा गया और कि चेयरमैन हैज डिक्लेयर्ड सो एंड सो। वंस इट इज एंटर्ड इन द मिनट्स बुक, इट इज अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट कि ऐसा हुआ था। आप इसको कोई और कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, आप इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसका तो अब शोल्डर बाद में बोल रहा है कि सब मुझे दिखाइए कितने फेवर में थे कितने अगेंस्ट थे एंड ऑल दैट, मतलब ही इज ट्राइंग टू चैलेंज द डिक्लेरेशन मेड बाय द चेयरमैन। ये सुनो, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज दैट, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू चैलेंज दैट, ठीक है। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू डोंट यू थिंक दैट सेक्शन 107 के अगेंस्ट बात कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई डिमांड मेड बाय द शोल्डर इज नॉट टेनेबल, इट्स नॉट अ वैलिड डिमांड। सेक्शन 107 के अकॉर्डिंगली उसका ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जनरल मीटिंग क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए। अगला क्वेश्चन जून 2019 एग्जाम,
देखिए June 2019 exam, question of 4 part A. A Limited, a public company, wants to appoint alternate directors. Examine the validity of the acts of the company with reference to provision in the following cases. First, dear director was absent for a period 2.5 months, proposed to appoint. Not possible. आप जानते हैं alternate director कम से कम 3 महीने के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2. A director was absent for 4 months. It is proposed to appoint F as an alternate director in place of E. F is already acting as the alternate director in A Limited for the director G who was absent. Not possible. एक ही कंपनी में एक बंदा दो डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक्ट नहीं कर सकता. ये बोला जिसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए पहले से ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक्ट कर रहा है. नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, कैन द सेड अपॉइंटमेंट परमिटेड बी पास बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपॉइंटमेंट हो नहीं सकती, लेकिन ये बोला अगर परमिटेड हो तो उस केस में क्या वो सर्कुलर. यस, आप जानते हैं कि साहब सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर रेजोल्यूशन मस्ट बी पास ओनली एट ए बोर्ड मीटिंग. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इनमें रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होता है और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलर दोनों पॉसिबिलिटी है. एंड एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज कंसर्न, तो यस, अगर ये अपॉइंटमेंट परमिटेड हो तो उस केस में अपॉइंटमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय पासिंग द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऑफ 5C. T Limited, a listed company, has rupees 20 crore paid up share capital and has 9 director on its board. कंपनी की पेड अप 20 करोड़ है और 9 डायरेक्टर बोर्ड पे हैं. एडवाइस T Limited on the following matters. The number of independent directors should appoint on board. लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में आप जानते हैं एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. टोटल डायरेक्टर 9 है, 9 का 1/3 3, तो कम से कम 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए. हाउ मेनी इंडिपेंडेंट शुड बी अपॉइंटेड बाय टी लिमिटेड इन केस इट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. अगर ये लिस्टेड की वजह अनलिस्टेड होती, आप जानते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट है. कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? 3 कंडीशन, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़. अच्छा, इन ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो अगर ये लिस्टेड के अनलिस्टेड कंपनी होती और देखो कैपिटल 20 करोड़ है, इसका मतलब देखा जाए इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट आ जाती एंड उसमें 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट हो जाती. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कैन टी लिमिटेड अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 6 years whose फर्स्ट टर्म एज इंडिपेंडेंट फॉर 4 years. अब देखो ऐसे ही मैंने पहले बताया था कि पहला 4 साल था तो अगला 6 साल नॉट पॉसिबल है. एक टर्म मैक्सिमम 5 years का हो सकता है और लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एंड ईच ऑफ द टर्म कैन बी ऑफ मैक्सिमम 5 years. तो अगला टर्म 6 साल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4. टी लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट अनदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द पीरियड 2 years. ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 4 years ईच. नॉट पॉसिबल. किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उसके 4 साल के 2 टर्म लगातार पूरे हो चुके हैं और 2 साल के लिए और तीसरे टर्म के लिए पर नॉट पॉसिबल. मैं बता मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म एंड ईच टर्म कैन बी ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम वर्ड भी है, 5 साल के लिए कीजिए, 5 साल से कम के लिए कीजिए, वो टर्म पूरा काउंट होगा. ठीक है, एक टर्म काउंट होगा. ठीक है, और 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते इन अ सिंगल टर्म. ठीक है, और एक टर्म 5 साल से ज्यादा करने को, इसका चाहे 5 के लिए अपॉइंट कीजिए, 4 के लिए अपॉइंट कीजिए, आपकी मर्जी है. लेकिन 5 years से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा पॉसिबल है. तो ये एक्चुअली एमसीए क्लेरिफिकेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसी बेस्ड क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टॉपिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5 पार्ट, क्वेश्चन 5A पार्ट 2. X was appointed as an additional director of Precious Limited with effect from 21st November 2018 in a casual vacancy caused by the unexpected death of P by a circular resolution passed by the board of director. With reference to the approving company, it advised the company on the validity of the appointment X and is continuous. देख क्या मतलब है. मान लीजिए कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, A लिमिटेड, उसमें कोई डायरेक्टर पी था, इसकी डेथ हो गई. इट्स अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी. उसकी जगह एक्स को अपॉइंट किया और इसका अपॉइंटमेंट का जो रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन,
एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसमें इशू क्या है, अगर आपको याद हो, जो बच्चे मेरे से, आपने मोस्टली सब मेरे से पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा ये पॉइंट मैं क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये कई बार क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी होती है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने में कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है। जैसे आप जानते हैं सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 विच डील्स विद द कैजुअल वैकेंसी, एंड उसमें एक पॉइंट है कि साहब कैजुअल वैकेंसी के लिए जो आपको बोर्ड जो फिलअप करेगा उसके लिए बोर्ड रजिस्ट्रेशन मस्ट बी पास ओनली एट ए बोर्ड मीटिंग, नॉट बाय सर्कुलेशन। उसके लिए बोर्ड रजिस्ट्रेशन मस्ट बी पास ओनली एट ए बोर्ड मीटिंग एंड नॉट बाय सर्कुलेशन, ये रिक्वायरमेंट है। अब ये बोला कि, तो मैंने बोला था अच्छा कई बार एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर दीजिए कैजुअल वैकेंसी द बोर्ड कैन नॉट मीट, बोर्ड मीट नहीं कर पा रहा, मीटिंग नहीं हो पा रही, अवेलेबल नहीं है डायरेक्टर, तो क्या करें? छोड़िए कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना कोई मैंडेटरी तो है नहीं। लेकिन अगर मान लिया फिर भी बोर्ड एक बंदा चाहता है कि साहब जो वैकेंसी क्रिएट हो उसको हम किसी तरह फिलअप करें, क्या कैन द बोर्ड अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर? एंड एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट सेक्शन 161 सब सेक्शन 1, उसके लिए कोई लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि दैट उसका रेजोल्यूशन मीटिंग में ही पास होना चाहिए, इट कैन बी पास एट ए मीटिंग और बाय सर्कुलेशन। ठीक है, इट वही सेम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका था उसको वो एज ए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर एक्स तो नहीं एक्ट कर सकता, वो कैजुअल वैकेंसी के लिए जो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ओनली एट ए बोर्ड मीटिंग। बट फॉरगेट अबाउट कैजुअल वैकेंसी, एंड आप उस वैकेंसी को फिलअप करना थे तो एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, उसके लिए रेजोल्यूशन बाय, तो वही क्वेश्चन में दे रखा है, इसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया और उसके लिए रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास, एकदम सही है, एकदम सही। लेकिन एक्स कैन नॉट एक्ट एज ए कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ही कैन ओनली एक्ट एज ए एडिशनल डायरेक्टर, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से ही पास होता है या एट ए बोर्ड मीटिंग, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कैजुअल वैकेंसी केस में वो वैकेंसी फिलअप करना है तो रेजोल्यूशन मस्ट बी पास ओनली एट ए बोर्ड मीटिंग, और क्वेश्चन में दे रखा है रेजोल्यूशन सर्कुलेशन पास हुआ, इट मीन्स एक्स कैन एक्ट एज ए एडिशनल डायरेक्टर बट ही कैन नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी। Manpreet, is that okay? December 2019 exam. Question number 3, part B. Amitabh is a director in PQR Overseas Trading Limited. The company name has recently been struck off from the register of company by the registrar. It does not hold directorship in any other company. वो एक ही कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी का नाम आरओसी ने अपने रजिस्टर अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है। वो पढ़ते हो ना, रिमूवल ऑफ द नेम एसबीसी में पढ़ते हो ऑल दैट। इट डज नॉट होल्ड डायरेक्टर्स इन एनी अदर कंपनी, देयरफॉर अमिताभ अप्लाई टू द रजिस्टर फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिन, कि मेरा डिन कैंसिल कर दो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाउ द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बाय द रजिस्टर, इज द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन करेक्ट इन योर ओपिनियन? आप बताइए कि आरओसी ने जो रिजेक्ट किया क्या ये करेक्ट है? अच्छा, आप सरेंडर ऑफ डिन के प्रोविजन हमने पढ़े हैं, उसमें ग्राउंड जगह किसी ग्राउंड पे, जैसे बंदे की डेथ हो जाए, बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, वो इल्यूनेटिक हो जाए आपको, या उसका डुप्लीकेट दो आपके दिन इशू हो गए हैं, ठीक है, तो वो सब चीज आपको दे रखी है उन ग्राउंड्स पे। या अगर एक ग्राउंड दे रखा है जहां पर आप DIR 5 में एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर मैंने कभी भी दिन यूज नहीं किया, मैं कभी भी किसी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, तो उसके हम सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन ये एक कंपनी में तो डायरेक्टर था, उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार और कंपनी हटा दी, उससे मतलब नहीं है, बट वो वाला ग्राउंड और उसके अलावा किसी और कंपनी डायरेक्ट, लेकिन एक कंपनी में था ना, अच्छा उसके रेस्पेक्ट में कभी फ्यूचर में तो लाइबिलिटी आ सकती है, तो लॉ बोलता है इसका जितने ग्राउंड दे रखे हैं फॉर सरेंडर ऑफ डिन, उनमें से कोई भी ग्राउंड ये वाला नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा है, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे इस केस में सरेंडर करना पॉसिबल नहीं है। और जो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि साहब ये सरेंडर नहीं हो सकता, तो उस रजिस्ट्रार ने ठीक किया, बिकॉज दिस इज नॉट द ग्राउंड मेंशन इन द लॉ फॉर सरेंडर ऑफ डिन। Question number 5A, part 1. Destination Limited is a listed company and with a paid up share capital of 40 crore, turnover 200 crore, but having a loss of 10 crore for the year ended 31st March 2018. The women director in the board of directors resigned on 1st October 2018. The last board meeting, the company की paid up share 40 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़ है, और लॉस जो है आपको 10। अच्छा, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, विमेन डायरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, लिस्टेड कंपनी है, तो ऑल लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव विमेन डायरेक्टर। द विमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजाइंड ऑन 1st October 2018। जो विमेन डायरेक्टर थी, शी रिजाइन डेट ऑफ रेजिग्नेशन 1st October
2018. The last board meeting was held on 25th September 2018. इससे पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी. The board is likely to meet next on 15 January 2000. Next board meeting जो इससे पहले सितंबर में बोर्ड मीटिंग हुई थी, next board meeting जो proposed है, that is 15th of January 2019. Lalita, aged 30 years, has conveyed her interest to be associated with the company as a women director. कोई ललिता, she has of the age 30 years, she has conveyed her interest that she is interested to become the women director. Discuss if any women director required to fill the vacancy, and if so, when the appointment should be made as per the provision. Yes, इसमें जब women director listed company है, and listed company must have the women director. पहले से जो women director ने रिजाइन कर दिया, तो women director आपको अपॉइंट करना पड़ेगा. अच्छा, लॉ में प्रोविजन है कि साहब जब कोई रेजिग्नेशन से वैकेंसी क्रिएट हो जाए इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इट शुड बी फिल्ड अप. तो आपको ये फिलअप जो होनी चाहिए, कितने टाइम के अंदर फिलअप होनी चाहिए? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन वैकेंसी और डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर. अगर शेयर रिजाइन ऑन 1 अक्टूबर 2018, इसे 3 महीने जोड़ोगे तो क्या आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 जनवरी 2019 आएगा. और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट जो प्रपोज 15 जनवरी 2019. तो एक तो 3 महीने का समय 1 जनवरी 2019 पूरा हो रहा है, 15 जनवरी दोनों विचय लेटर कौन सा गया? 15th. आंसर क्या हो गया? विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है और मैक्सिमम बाय 15th of January 2019 ये वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए. अब ललिता को अपॉइंट कर सकते हैं. शी हैज कन्वेड हर इंटरेस्ट एंड इट शुड बी अपॉइंटेड मैक्सिमम बाय 15th of January. 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ राइजिंग ऑफ वैकेंसी और द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर, तब तक आपको वैकेंसी फिलअप हो जाए इन द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर. Now we move on to the December 2020 questions. एक सेकेंड में दिसंबर 2020 के देखिए क्वेश्चंस. देख
इमेज हैंग हो गया लगता है, वीडियो हैंग हो गया। यस देखिए, क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऑफ 4 पार्ट ए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट और विमेन दोनों मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन कंपनी जैक का नहीं है, एक्चुअली सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 17 जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। ये आप कैपिटल मार्केट उसमें एसएससीएम पेपर में पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या उस लॉ के अंदर एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि सब जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन दे हैव टू हैव एटलीस्ट 1 विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड बाय 1 अप्रैल 2019। और जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं दे अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन देयर बोर्ड बाय 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब क्या है, जो आपके पहले टॉप 500 लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके बोर्ड में कम से कम एक विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कब तक? बाय अप्रैल 1 2019, जो ऑलरेडी डेट जा चुकी है। और जो टॉप 1000 मतलब 500 और ऐड कर दीजिए कंपनी, 500 प्लस 500 दे मस्ट है, मतलब पहले 500 को तो अप्रैल 1 2019 तक करना है और अगले 500 की और ऐड करना है बाय अप्रैल 1 2020। दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। तो ये क्वेश्चन वहां से आपको पूछा गया है एंड फ्रॉम द प्रोविजन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरी ये स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, लेकिन नॉट एवरी बट टॉप 500 एंड टॉप 1000 बाय अ पर्टिकुलर डेट। सेकंड क्वेश्चन, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ स्मॉल शेयर डायरेक्टर। आप कंपनी के पढ़ते हैं कि साहब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें स्मॉल शेयर डायरेक्ट कंसेप्ट है बट ऑप्शनल है, मैंडेटरी ऑप्शनल है और इसने बोला कि साहब मैंडेटरी है, मस्ट हैव। इसका स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑफ 4 पार्ट सी, आरएसटी कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज अ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 6 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 6 लाख शेयर्स और रुपीज 100 ईच। कंपनी की कैपिटल 6 करोड़ की है, इसमें 6 लाख शेयर 100 रुपए के हैं। इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर 15 सितंबर 2019, 15 सितंबर 2019 की एजीएम होने वाली है। ऑन 25 अगस्त 2019 2 ऑफ इट्स मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग 5500 फुल्ली पेड शेयर सेंट अ नोटिस। अच्छा, 5500 शेयर होल्ड करें, 100 रुपए के शेयर है, फुल्ली पेड अप है, क्या 5.5 लाख के शेयर हो गए, 5500 इंटू 100, 100 रुपए का एक शेयर लिखा हुआ फुल्ली पेड अप शेयर है, तो 5.5 लाख के शेयर हो गए इनके। ठीक है, sent a notice to the company intimating the intention to move a resolution in the forthcoming AGM for removing a director before the expiry of his term and appointing another person as director in place of the director so removed. Is the company required to act on this notice? Explain with reference to relevant legal provision. अच्छा, आपको याद होगा ये रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द स्पेशल नोटिस सेक्शन 115, अच्छा रेड विथ सेक्शन 169 वाला प्रोविजन है ये। तो सेक्शन 115 में क्या दे रखा है कि अगर कभी भी किसी डायरेक्टर, रेड विथ सेक्शन 169, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना बिफोर द एक्सपायरी टर्म, उसके लिए कंपनी के शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस कंपनी को दें। वो स्पेशल नोटिस जो शेयर होल्डर देंगे, दे मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज पेड अप अमाउंट और एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर, ईद ऑफ द टू कंडीशन। आज इस केस में जिन शेयर होल्डर ने नोटिस दिया उनका 5500 शेयर 100 रुपए के फुल्ली पेड अप, 5.5 लाख की पेड अप कैपिटल, देखा जाए कंडीशन फुलफिल हो गई। नोटिस मीटिंग से कम 14 दिन पहले आना चाहिए। मीटिंग कब होनी है? 15 सितंबर 2019 और नोटिस का 25 अगस्त 2019 को। क्या 14 दिन से काफी ज्यादा दिन, 20 दिन पहले नोटिस भेज दिया है, इट मीन्स वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई नाउ। तो इसका मतलब क्या कंपनी को उनके नोटिस जो दिया है, स्पेशल नोटिस जो शेयर होल्डर ने दिया है वो वैलिड है। इसका क्या बोर्ड को इस पर एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट क्या करना पड़ेगा? सारे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उस डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, साहब आपके अगेंस्ट उसका नोटिस की कॉपी उसको भेजिए या आपके अगेंस्ट शेयर होल्डर नोटिस भेजा है। फिर बाकी सारे शेयर होल्डर को एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग बाय वे ऑफ
न्यूज़ पेपर एडवर्टीजमेंट सारे शोल्डर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर मीटिंग में मैटर टेकअप किया जाएगा एंड ये आपका प्रोसीजर फॉलो। तो सेक्शन 115 रेड भी सेक्शन 169 पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ 5 पार्ट ए, राजीव एंड हिज वाइफ सुरेखा आर द ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑफ राजसुर प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी राजसुर प्राइवेट लिमिटेड से 2 ही आपके डायरेक्टर हैं, राजीव एंड उसकी वाइफ सुरेखा। राजीव वेंट अब्रॉड फॉर 2 months. Before going abroad, he registered a general power of attorney in favor of his son Ranbir, aged 21 years, to execute all documents on his behalf as an individual as well as director। मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी और एज ए डायरेक्टर उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, अपने बेटे को सारी पावर डेलीगेट कर दी कि मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी में भी मेरे काम आप करेंगे और मेरी इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर भी आप। रणबीर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ राजसुर प्राइवेट लिमिटेड बाय एक्सरसाइजिंग हिज पावर ऑफ अटॉर्नी। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कंपनी? अच्छा, क्या ये भी असाइनमेंट ऑफ ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है? जो आपके राजीव थे वो कंपनी के डायरेक्टर थे राजसुर प्राइवेट लिमिटेड के, एंड ये इंडिया से ये बाहर जा रहे हैं और उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपने बेटे को कंपनी की भी जो पावर्स थी वो डेलीगेट कर दी। क्या ये असाइनमेंट ऑफिस ही है? तो पर्सनल कैपेसिटी में आप कुछ भी कीजिए, आप पर्सनली अपार्ट अदर देन एज ए डायरेक्टर आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर का ऑफिस असाइन करना अलाउड नहीं है, दिस नॉट अलाउड एट ऑल। एंड उसने ऐसा किया है तो सेक्शन 166 का वायलेशन है। तो उसके हिसाब से देखा जाए उसके बेटे रणबीर को पावर मिली नहीं, एंड इसलिए रणबीर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कंपनी, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कंपनी, दैट्स अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट 3। Kailash, a director of a company, has sent in his resignation notice stating that resigning from the office of director with effect from 10 December 2019। मतलब रेजिग्नेशन नोटिस भेजा, उसमें लिखा कि मैं 10 दिसंबर 2019 से रिजाइन कर रहा हूँ। द नोटिस वाज रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन 15 December 2019। स्टेट द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैलाश एंड द लास्ट डेट अप टू विच द कंपनी रिक्वायर्ड टू इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार कंपनी। अच्छा, आपने पढ़ा है कि साहब सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर कि साहब जो डेट नोटिस में मेंशन है और जिस दिन कंपनी को नोटिस मिला, दोनों में से जो लेटर डेट है उस दिन रेजिग्नेशन इफेक्टिव होता है। यहाँ पे डेट मेंशन 10 दिसंबर, मिला 15 दिसंबर को, लेटर कौन सा 15 दिसंबर, तो रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट 15 दिसंबर 2019 है। अच्छा, जो रेजिग्नेशन इफेक्टिव होता है उससे 30 दिन के अंदर कंपनी को DI-12 फाइल करना था विद इन 30 डे। तो 15 दिसंबर 2019 से 30 दिन के अंदर, इसका मतलब दिसंबर 31 दिन का महीना होता है, तो 16 दिन तो दिसंबर में हो गए, 15 तारीख के बाद 31 तक। और एवरीवन प्लीज कनेक्ट योरसेल्फ अगेन। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। एवरीवन प्लीज गेट कनेक्टेड अगेन। फटाफट दोबारा से कनेक्ट हो जाइए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। एवरीवन प्लीज गेट कनेक्टेड अगेन। दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन द क्लास अगेन। Everyone please join the class again. Everyone please join the class again fast.
Everyone, please do it fast. Everyone, please say hello on the chat. Fatapat. Everyone. अच्छा देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन दिसंबर 2020 का, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कि अमित इन कंपनीज में डायरेक्टर है, आपको बताना है कि और कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। तो पहले से 8 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर, वो 8 में से 2 डोरमेंट कंपनी है। आपने सेक्शन 165 में पढ़ा है कि डोरमेंट कंपनी को हम लिमिट में कंसीडर नहीं करते, उसको हटा दीजिए। टोटल मैक्सिमम 20 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, उसमें मैक्सिमम पब्लिक कंपनी 10, ठीक है। तो 2 डोरमेंट है, तो इफेक्टिवली पब्लिक कंपनी 6 हो गई, 6 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर फिलहाल है। प्राइवेट कंपनी टोटल 10 है, जिसमें से 2 प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है। तो सेक्शन 160 में पढ़ते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी होती है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 165 उसे पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाता है, मतलब पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर माना जाता है। इसका 10 में से 2 कंपनी तो ऐसी होगी जो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी और 8 प्राइवेट, इसका 2 ऊपर पब्लिक में ऐड हो जाएगी। तो इफेक्टिवली पब्लिक कंपनी ऊपर 6, 8 माइनस 2 डोरमेंट हुआ था, 2 हट गया 6। अब ये 2 प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी वो भी पब्लिक मानी जाएगी, वो ऐड हो गई। तो पब्लिक कंपनी इफेक्टिवली 8 हो गई और प्राइवेट कितनी हो गई, 6, प्राइवेट भी 8 हो गई, प्राइवेट भी आपको 8 हो गई। ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी वो भी काउंट होगा। आप पढ़ा तो सेक्शन 165 में लिखा हुआ है, इस आप चाहे ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो भी काउंट होगा प्राइवेट कंपनी में, ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो भी। तो प्राइवेट कंपनी कितने 9, 8 प्लस 1 9, और पब्लिक कंपनी 8 है। सेक्शन 8 कंपनी एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 8 कंपनी भी आपको एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 8 कंपनी के भी 20 और 10 की लिमिट में काउंट नहीं होता। नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है, अगर कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी में डायरेक्टर है, दैट इज नॉट काउंटेड। वो आपने पढ़ा हो ना, सेक्शन 462 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू ग्रांट द एग्जेम्पशन टू सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन कंपनी एक्ट। तो उसी सेक्शन 462 का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आप कौन कौन से प्रोविजन आपको सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगते। एंड उसमें से एक प्रोविजन सेक्शन 165 भी है कि साहब 165 सेक्शन, इसका मतलब कोई अगर सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टर है तो उसकी डायरेक्टरशिप लिमिट में काउंट नहीं होगा, तो सेक्शन 8 कंपनी काउंट ही नहीं होगा, उसको भूल जाओ। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, पब्लिक कंपनी वो 8 पब्लिक कंपनी डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी 9 पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर 9। और इसका मतलब टोटल 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें पब्लिक मैक्सिमम 10। तो ऑलरेडी 8 पब्लिक कंपनी डायरेक्टर है, तो इसका 2 पब्लिक कंपनी और डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी 9 ऑलरेडी है, एक और, इसका 1 प्राइवेट कंपनी और 2 पब्लिक कंपनी, क्योंकि 8 पब्लिक कंपनी में पहले से और प्राइवेट पहले से 9 है, तो टोटल 17 कंपनी में तो ऑलरेडी डायरेक्टर वो काउंट हो रहा है, तो 3 ही और बन सकता है। उसमें पब्लिक कंपनी टोटल 10 से ज्यादा होनी चाहिए, तो पब्लिक कंपनी 8 ऑलरेडी, तो 2 पब्लिक कंपनी और 1 प्राइवेट। तो आंसर है दैट ही कैन टेक अप डायरेक्टर्स इन 2 मोर पब्लिक कंपनी एंड 1 मोर प्राइवेट कंपनी, 2 मोर पब्लिक कंपनी एंड 1 मोर प्राइवेट कंपनी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे दिसंबर 2020 तक हमने सारे पढ़ लिए, सारे डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक आई थिंक आकांक्षा का एक क्वेश्चन था, सेक्शन 158 शायद पूछा था। आकांक्षा, डिड यू आस्क अबाउट सेक्शन 158? आकांक्षा, आकांक्षा, क्या आपने सेक्शन 158 के बारे में पूछा था? बेटा सेक्शन 158 में एक सिंपल सा पॉइंट दे रखा है, डीन से रिलेटेड है, कि कोई भी डायरेक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करता है तो साइन या सिग्नेचर के साथ उसका नाम भी आएगा। तो खाली नाम नहीं लिखना, नाम जहां भी आप कोई डॉक्यूमेंट जहां पे आपका रेफरेंस आ रहा है, आप साइन कर रहे हैं या आपका नाम आ रहा है कि साहब उस डायरेक्टर ने ऐसा किया, या बोर्ड रेजोल्यूशन में इस डायरेक्टर को इस चीज की अथॉरिटी, मतलब कहीं पर भी डायरेक्टर का रेफरेंस आ रहा है कि साहब इस चीज को इस डायरेक्टर को ऑथराइज किया जा रहा है, या ये आपको डॉक्यूमेंट साइन कर डायरेक्टर। तो हर जगह जहां भी आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है या आपका रेफरेंस आ रहा है, उसके साथ डिन जरूर लिखा होना चाहिए कि उसका डिन क्या है, जो भी उसका डिन है। क्योंकि देखिए डायरेक्टर की पहचान उसके नाम से नहीं, उससे डिन्स होती है। तो सेक्शन 158 बोलता है कि साहब जहां भी उसका रेफरेंस है, उसका नाम जहां भी आ रहा है एज ए साइनिंग पर्सन या कोई चीज के लिए ऑथराइज किया गया, तो हर जगह उसके नाम के साथ उसका डिन जरूर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि नाम से किसी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सेम नेम के कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या डिन यूनिक है? कभी 2 बंदों का सेम डिन नहीं हो सकता, ठीक है, हर एक का अपना यूनिक डिन है। तो डिन साथ में तो कोई बात है, किस चीज को ऑथराइज किया गया, किसने साइन किया डॉक्यूमेंट,
डिन साथ में लिखा हुआ है, क्या हम एक सेकंड में समझ में आ जाए हु इज द कंसर्न पर्सन? डिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से लिया गया है। और डिन लेते समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की है DR3 के अंदर। क्या आपको अपने रिलेट कर लेंगे साहब डिन से कि साहब उसके DR3 में कौन कौन सी, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन निकल आई, उससे डिन से कनेक्टेड है। तो दैट इज द सेक्शन 158, वही आपको लिखा हो सेक्शन 158 में कुछ नहीं। जैसे आप बैंक से कोई कोरस्पॉन्डेंस करते हैं, बैंक को लेटर लिखते हैं, मेल लिखते हैं, तो खाली इसमें अपना नाम लिखते हैं या अपना बैंक अकाउंट नंबर जो लिखते हैं? अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखते हैं ना, क्योंकि बैंक आपको अपने नाम से नहीं पहचानता, आपके अकाउंट नंबर से पहचानता है। क्योंकि ये सेम नाम के कितने लोग क्लाइंट हो सकते हैं इन द सेम बैंक, लेकिन दो बंदों का एक ही बैंक में अकाउंट नंबर तो सेम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वही बात आपको यहाँ पे, खाली नाम नहीं, डिन हर जगह जहां भी आपका रेफरेंस आ रहा है, जैसे हम कहीं भी कोई बैंक के साथ कोई बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट नंबर जरूर मेंशन करते हैं सब्जेक्ट में, बैंक अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर, करेंट अकाउंट, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि सारी बात वहीं शुरू होती है। अच्छा, जैसे बैंक आपका अकाउंट नंबर सिस्टम में डालेगा कि आपका पूरी डिटेल खुल जाएगी, आपका नाम वाम सब खुल जाएगा एंड एवरीथिंग। तो नाम से चीजें रिलेट करना मुश्किल है, लेकिन अकाउंट नंबर से, वैसे डिन से सब चीज रिलेट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज सेक्शन 158, जो छोटा सेक्शन 158 और कुछ नहीं रखा। अच्छा, जहां तक इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, बड़ा मुश्किल है बताना, सभी चीज इंपॉर्टेंट है, कोई अब देखो ना हर ऑलमोस्ट हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आ रखा है। बस एक चीज मैं कह सकता हूं चैप्टर में कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला टॉपिक है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनका टर्म, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें कई बार क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच कंपनी, ठीक है, एंड प्लस कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अब कोई डेफिनेशन पूरी नहीं पूछता तो आप डेफिनेशन को छोड़ सकते हैं, एक बार ऐसा रीडिंग कर लिया, पूरी लर्न करनी होती है। जो डिन के प्रोविजन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, उसकी भी सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, प्लेन रीडिंग, मतलब इनको लाइटली ले सकते हैं। तो ये डिन के प्रोविजन आपसे हम प्लेन रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए छोड़ने लायक कुछ नहीं है आप देख। और वैसे ही मैंने बताया था जो पार्ट 2 ऑफ द पेपर है, इसमें चैप्टर 4 ही है मेन, जनरल मीटिंग और 3 डायरेक्टर के, और इसका 40 नंबर का वेटेज है। तो इसमें देखा छोड़ने का कुछ स्कोप रहना चाहिए, हम वो हर चीज डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि इसमें कम सिलेबस में और ज्यादा मार्क्स हैं, इसलिए आप कोशिश करो इसको बहुत डिटेल में पढ़ो। इसमें से फर्स्ट पार्ट में आपका पार्ट फर्स्ट जो 50 नंबर का है, ये इतने सारे चैप्टर है 50 नंबर का, उसमें थोड़ी सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 में मेरे साथ इतना सेलेक्टिव होने के ना होना चाहिए ना गुंजाइश है इतनी, और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी कुछ आ रहा है। सो इसके साथ मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो अगला चैप्टर है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इन पावर्स, देखिए उसके क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इस टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चंस अभी ले लेता हूं, पूरा तो हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी आपकी 1 घंटे 40 मिनट के आसपास क्लास होने जा रही है, तो मैं कुछ क्वेश्चन अभी ले लेता हूं, बाकी क्वेश्चन मैं कर लूंगा इसके, ठीक है। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर बेटा, 191 192 कहां पहुंचे आकांक्षा? अभी होल्ड कीजिए आकांक्षा, जस्ट होल्ड ऑन, ये मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी ये टॉपिक स्टार्ट ये भी हुआ नहीं, देखिए। अच्छा, ये कल की जो क्लास है ना, कल की क्लास सुबह 11 बजे है, कल की क्लास सुबह 11 बजे, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, कल की क्लास सुबह 11 बजे है, कल 11 से 1 क्लास है। एवरीवन, टुमारो द क्लास इज एट 11 to 1। कल शाम को क्लास नहीं है, कल 11 से 1 क्लास है, 11 से 1 क्लास है कल, ठीक है। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, कल 11 से 1 क्लास है। टुमारो द क्लास टाइमिंग इज मॉर्निंग 11 to 1, 11 AM to 1 PM, जो पहले जो क्लास चल रही थी, जो पहले क्लास का टाइम था। आज मुझे सुबह कुछ टाइम था इसलिए मैं सुबह ले नहीं पाया, इसलिए मैंने आज इवनिंग में रखा है। तो 11 AM to 1 PM कल की क्लास है, कल लास्ट क्लास होगा, कल हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन और बाकी अगला चैप्टर हम कर लेंगे, ठीक है। यहां पे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन देखिए, पहला आपका दिसंबर 2014 एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 2,
A housing company has sold a flat to its managing director by accepting 50% in cash and balance installment. डिसाइड एक कंपनी ने अपने कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी फ्लैट था, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, उसने अपना एक फ्लैट है जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी अपने एमडी को सेल कर दिया और उसकी जो प्राइस थी उसे आधे पैसे ले लिए और आधे पैसे एमडी को फैसिलिटी दे दी कि आप इंस्टॉलमेंट में धीरे करके पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि साहब जो फैसिलिटी थी कि 50% इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, क्या इट अमाउंट्स टू अ लोन बाय द कंपनी टू डायरेक्टर? तो क्या इसमें सेक्शन 185 का वायलेशन है इन ऑल दैट, वो चीज आपको बताना है। एक्चुअली क्या है, ये जब ओल्ड एक्ट चलता है कंपनीज एक्ट 1956, उस समय एक केस डिसाइड हुआ था, केस का नाम है डॉक्टर फ्रेदी आदसिद मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट्स एग्जैक्टली यही थे जो इस क्वेश्चन में दे रखा है और सेक्शन जो ये केस ऑल्दो उस समय डिसाइड हुआ जब ओल्ड कंपनी एक्ट चला था, बट प्रोविजंस में सिमिलैरिटी है, दैट्स व्हाई ये केस आज भी रेलेवेंट है। और इस केस में ऐसे तो कोर्ट ने कहा था कि साहब ये कोई प्रॉपर लोन नहीं है बाय कंपनी टू डायरेक्टर, इसलिए ये लोन नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई सेक्शन का वायलेशन नहीं है एंड देयर इज नो वायलेशन सेक्शन। तो वही रूलिंग को हम नए एक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वायलेशन। हम सेक्शन 185 कोई वायलेशन है। दूसरी बात एक चीज बताइए, सेक्शन 185 में अगर आपको ध्यान हो, पहले तो बोला कि साहब अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते सब सेक्शन 1 में, लेकिन सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ ना, एक कंपनी अगर अपने एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन वगैरह दे रही है, ठीक है, एंड एज ए पार्ट ऑफ कंडीशन सर्विस विच हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, या कोई स्कीम है एंड वो स्कीम शेयरहोल्डर ने एसआर पास कर अप्रूव किया, उस परसुएंट टू द स्कीम आप लोन दे रहे हैं, तो उसमें सबसेक्शन 1 वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, आप वो दे सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हाउस बिल्डिंग पर्पज की स्कीम है, ये हाउस बिल्डिंग पर्पज की स्कीम है, उसके स्कीम के अकॉर्डिंगली और स्कीम शेयरहोल्डर ने एसआर पास, उसके अकॉर्डिंगली हम एमडी को लोन दे रहे हैं, तो हाउस बिल्डिंग पर्पज के लिए वैसे भी दे सकते हैं, सेक्शन के हिसाब से भी सेक्शन 185 सब सेक्शन 2। और इस केस में भी डिसाइड हुआ था कि ये कोई प्रॉपर लोन नहीं है, कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स टू फुल टाइम डायरेक्टर एंड दैट्स व्हाई टेक्निकली लोन सेक्शन, मतलब वैसे लोन है। अगर अकाउंटिंग एंगल्स देखा जाए तो आपने देखा इस कंपनी के बैलेंस से ये एसेट हट गया, जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ का फ्लैट है, आए लेकिन 5 करोड़ रुपए, तो देखा जाए आपकी एसेट साइड में बैलेंस शीट में 10 करोड़ की चीज कम हो गई और 5 करोड़ रुपए कैश एंड बैंक आया, तो 5 करोड़ रुपए कहाँ गए? तो क्या 5 करोड़ रुपए क्या होगा, लोन से एडवांस में दिखाना पड़े, एसेट में जो रिकवर करना जो हमने लोन दे दिया। तो अकाउंटिंग टर्म में तो लोन है, लेकिन सेक्शन 185 के दायरे के लिए लोन नहीं है एंड 185 इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन सेक्शन 185। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, Introduction of Secretarial Standard by the Institute of Company Secretaries with the ICSI is a unique and pioneering effort towards attainment of good corporate governance. Do you agree? Explain briefly. देखिए क्या मतलब, ये बोल रहा है कि जो ICSI ने जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इशू किए हैं, ये एक यूनिक एफर्ट है, पायनिंग, यस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ICSI द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू इंट्रोड्यूस अ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, मतलब वर्ल्ड में कोई कंट्री के अंदर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंसेप्ट नहीं था और बाद में आ गया, लेकिन सबसे पहले ICSI ने पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। तो दोनों ही पायनियरिंग का मतलब जो सबसे पहले पायनियर जो सबसे पहले करते हैं, तो वो तो पायनियरिंग एफर्ट है ये। अच्छा, क्या इससे जो अलग अलग कंपनी के अंदर जो डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस थी, कोई कंपनी एक काम कैसे कर रही है, वही सेम काम को दूसरी कंपनी अलग तरीके कर रही है, कोई तीसरी कंपनी तीसरे तरीके कर रही है, तो क्या एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आप जानते हैं सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, एक। दूसरी बात, कई बार लॉ में क्या होता है, कई जगह प्रोविजन मिसिंग होते हैं, कई चीजों के लिए प्रोविजन होते नहीं लॉ में जो होने चाहिए, जो जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, उसका एजेंडा भेजने की रिक्वायरमेंट एक्ट में कहीं देनी रखी, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में दे रखी है। अब एजेंडा भी ना भेजे आप कैसे बोर्ड मीटिंग करेंगे, लेकिन एक्ट में नहीं दे रखा, तो क्या ये मिसिंग प्रोविजन है? तो ऐसे बहुत चीजें हैं, तो ऐसे तो इसका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जहां जहां लॉ में मिसिंग चीजें हैं, लॉ में जो गैप्स है उसको फिलअप कर रहा है। दूसरा, इट ब्रिंग्स अ यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्स सेक्रेटरी प्रैक्टिस है, तो उससे क्या ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर हो रहा है कंपनीज में, एंड क्योंकि ICSI ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन द इंटायर वर्ल्ड, दैट्स व्हाई। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हर कंट्री में मेजर, हर कंट्री के अंदर कंसेप्ट है, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कंसेप्ट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इट हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड बाय द ICSI, दैट्स व्हाई पायनियर। और इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्वियसली बेटर हुआ, क्योंकि एक तो इट इज
making trying to bring the uniformity in diverse secretarial practices, number one. Number two, it is also trying to fill up the gap जो लॉ में प्रोविजन मिसिंग है उसको वो वहां पे उसी को गैप को फिलअप कर रहा है. जून 2015 एग्जाम, देखिए powers of the director company are co-extensive with those of the company comment. इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो पावर्स है कंपनी की पावर्स के साथ को एक्सटेंसिव. इसका मतलब क्या हुआ, जितनी पावर कंपनी की है वो सारी की सारी पावर कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड और डायरेक्टर एक्सरसाइज से कमेंट कीजिए. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 179 सबसेक्शन 1. सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 पढ़ते हो जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड. वहां पढ़ते हो कि जनरली कंपनी के बिहाफ पे कंपनी की सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेप्ट दोज पावर विच एक्सप्रेसली रिजर्व टू बी एक्सरसाइज बाय द शोल्डर इधर थ्रू द कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम आर्टिकल सम अदर लॉ. जहां लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन किया हो या मेमोरेंडम आर्टिकल में या किसी और लॉ में या एक्ट में कि साहब ये शोल्डर की एक्सरसाइज करे कंपनी के बिहाफ पे, उनको छोड़ दीजिए. बाकी सारी पावर कंपनी के बिहाफ पे, मतलब जिन पावर्स के बारे में लिखा हुआ कि बोर्ड करेगा वो तो बोर्ड करेगा, जिनके पावर के बारे में कुछ नहीं भी लिखा हो लॉ में कि हु विल एक्सरसाइज ऑन बिहाफ कंपनी, ठीक कुछ नहीं लिखा हो वो भी बोर्ड करेगा. तो कह सकते हैं बाय एंड लार्ज बारिंग द फ्यू पावर जो कि लॉ ने एक्सप्रेसली रिजर्व करेगी फॉर शोल्डर, उनको छोड़ दीजिए. क्या इसका मतलब बाकी सारी पावर कंपनी की जो है सब बोर्ड एक्सरसाइज करेगा. तो इसलिए आप कह सकते टू लार्ज एक्सटेंट यू कैन से दैट powers of the directors are co-extensive with the powers of the company. तो सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 4. Alok, the managing director Yellow Limited, borrowed a large sums of money and misappropriated the same. मतलब कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारा पैसा बोरो किया. मिसअप्रोप्रिएट का मतलब कंपनी में यूज हुआ लेकिन कंपनी में किसी और पर्पस के लिए यूज हो गया अदर देन द पर्पस फॉर विच आई बीन बोरोड. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था इन द इनिशियल चैप्टर्स. लेटर व्हेन द लेंडर डिमांडेड हिज मनी द कंपनी रिफ्यूज्ड टू रीपे, contending that the money borrowed by the managing director was misappropriated by him and the company not liable for the repayment. मतलब उसने किसी और पर्पस में यूज कर लिया, कंपनी के जिस पर्पस के लिए पैसा लिया उसमें यूज नहीं हुआ. Decide giving reasons whether the lender would be succeed in recovering the money from the company. Answer yes. ये केस का नाम लिखा हुआ VKRST फर्म वर्सेस ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड. इस केस में ऐसा हुआ था एंड ये कहा गया था कि एक्चुअली पैसा तो कंपनी की, देखो कंपनी की बोरिंग पावर थी एंड डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी के बिहाफ पे बोरो करने की पावर भी थी. तो एमडी ने जो भी किया वो इंट्रा वायरस है, इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस. तो उसके एक्ट के लिए कंपनी बाउंड है, उसके एक्ट के लिए कंपनी बाउंड है. आज जहां तक मिस अप्रोप्रिएट कर ले उस पैसे का तो कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम है. भाई आपका डायरेक्टर उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कंपनी में जिस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए उसके अलावा किसी और पर्पस में, तो वो कंपनी का इंटरनल मैटर है ना. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी लगा सकते हैं. एंड दूसरी बात, अगर सोच के देख कंपनी में अल्टीमेटली चाहे किसी और पर्पज में हुआ था कंपनी में यूज और पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या ये अनजस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या कंपनी उसका अनड्यू बेनिफिट नहीं उठा रही? उसका पैसा लेके अपने जो इस्तेमाल चाहे किसी और चीज में यूज हुआ हो लेकिन हुआ तो कंपनी के अंदर ही है. तो हाउ विल द कंपनी नॉट बी लाइबल टू रिफंड रीपे द मनी? दैट्स व्हाई उस केस में डिसाइड हुआ था कंपनी को रीपे करना पड़ेगा. जो केस का नाम लिखा हुआ आपके बुक में VKRST फर्म वर्सेस ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट C. In what way that does the Companies Act regulate the payment made by companies towards contribution to political party for political purpose? Explain. क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 182 का. और आज का जानते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्पज कंपनी कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकती है. द ओनली थिंग इज दैट बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इसके लिए एट ए बोर्ड मीटिंग और इसका डिस्क्लोजर P&L अकाउंट में होना चाहिए. और जो भी पेमेंट करेंगे कंट्रीब्यूशन करेंगे बाय योर अकाउंट पे चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट समथिंग लाइक दैट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड जैसे ECS एंड ऑल दैट. बेरर चेक या कैश वगैरह में डोनेशन करना अलाउड नहीं, कंट्रीब्यूशन करना अलाउड नहीं. यही सब प्रोविजन सेक्शन 182 के. क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट 3.
The board of director Vedic Limited, desirous of transacting certain matters through video conferencing, seeks your advice on the matter which cannot be dealt with through video conferencing. Advise the board. इस कॉन्टेक्स्ट में रूल 4 पढ़ते हैं इस चैप्टर के, जो रूल 4 ऑफ द रूल्स रिलेटिंग टू द चैप्टर कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड पावर्स रूल्स 2014 का रूल 4. क्या उसमें 4-5 चीजें दे रखी है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल बाय द ऑडिट कमिटी, ऑल दैट, एंड मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर रिलेटेड प्रपोजल. ये चीजें रेजोल्यूशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते. अदरवाइज बाकी सब चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग डायरेक्टर अटेंड कर, नॉट फॉर दीज मैटर. वैसे आपको एक चीज आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे रूल 4 में जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी कि साहब इन चीजों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट, वो 5 मैटर जो मैंने बताया, ये रूल 4 स्क्रैप हो गया है. लेकिन मैं ध्यान सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, हड़बड़ा नहीं जाना. रूल 4 जो स्क्रैप हुआ आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे और जून, मे आई थिंक मंथ ऑफ मे और मे बी मंथ ऑफ जून 2021, दिस ईयर ओनली. तो ये आपके कमिंग एग्जाम अगस्त 2021 एग्जाम में इसकी कोई एप्लीकेबल, स्क्रैप जो गया है उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. तो हम यही मान के चले, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि साहब आप आगे कहीं या किसी ने कोई सुन रखा हो तो कंफ्यूज हो जाए. ठीक है, वो स्क्रैप हो गया रूल 4. इसका जिनके दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर 2021 में, ये क्वेश्चन जो है, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे. अब रूल 4 में जो रेस्ट्रिक्शन थे कि साहब पूरा रूल 4 ही स्क्रैप हो गया कि साहब इन 5 चीजों में वीडियो कॉन्फ्रेंस तो पार्टिसिपेट, वो सब हट गया. इसका मतलब इनमें भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस तो पार्टिसिपेट कर सकते, मतलब कोई भी मैटर में हो सकते हैं, वो 5 चीज वाला कंसेप्ट हट गया. इसका तो रूल 4 स्क्रैप हो गया, बट नॉट एप्लीकेबल. ये स्क्रैप जो हो गया, ये बात कमिंग अगस्त में, जो आपकी आज वैसे भी 2 अगस्त हो गए, 10 अगस्त से पेपर है, इस पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, पहले जो प्रोविजन चल रहे हैं कि साहब रूल 4 के हिसाब से 5 चीजों में वीडियो कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करते, वही चलना है, वही आपको फॉलो करना है. कोई अमेंडमेंट जो आई है, इट इज आई थिंक मई और जून 2021. ठीक है, दिसंबर एग्जाम में डेफिनेटली इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी कि आप जानते हैं 30 जून 2021 तक जो अमेंडमेंट आ गए उसका एप्लीकेशन आपको दिसंबर एग्जाम में होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑफ 4 पार्ट डी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉय लिमिटेड by resolution passed at meeting decide to provide a loan of rupees 50 crores to Happy Limited. एक कंपनी है जॉय लिमिटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया रेजोल्यूशन पास करके कि सर एक लोन देना 50 करोड़ इसको हैप्पी लिमिटेड को. एक तरफ कंपनी जॉय लिमिटेड है और एक तरफ हैप्पी लिमिटेड है, और जॉय लिमिटेड आपको हैप्पी लिमिटेड को 50 करोड़ का लोन दे रही है. The paid up capital of Joy Limited on the date of resolution was रुपये 100 करोड़. इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 100 करोड़. एंड द एग्रीगेट बैलेंस इन फ्रीज एंड सिक्योरिटी में स्टूड एट 50 करोड़. मतलब फ्रीज और सिक्योरिटी में टोटल जो है 40 करोड़. Examining the provisions of Companies Act decide whether board resolution to provide a loan of 50 crore से Happy Limited is valid. ये क्वेश्चन 186 से बेस्ड है, लोन से इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज. उसमें एक लिमिट आप पढ़ते हैं, इन तीनों का एग्रीगेट का 60% और 100% ऑफ दिस एग्रीगेट विच हैव हायर. टू दैट एक्सटेंट बोर्ड रेजोल्यूशन एट ए बोर्ड मीटिंग पास करके, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप लोन दे सकते हैं. लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहा है, इन दैट केस शेयरहोल्डर की अप्रूवल भी चाहिए बाय पासिंग द एसआर. अब इसमें कैलकुलेशन देखिए, इन तीनों का टोटल, सबका टोटल का 60%, 140 करोड़ का 60% कितना आएगा देखिए, आई थिंक 84 करोड़. और आपका 100% ऑफ फ्रीज प्लस सिक्योरिटी इसका तो 40 करोड़. विच है इसमें और इसमें विच है, तो हायर कौन सा? 84 करोड़. इसका 84 करोड़ तक का 186 से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं इन दिस केस विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर, ओनली बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, ओनली बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन. अच्छा, क्वेश्चन में पहले से कंपनी ने जो लोन वोन दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट का कोई जानकारी नहीं है. इसका हम मान के चले पहले से कंपनी ने कोई लोन इन्वेस्टमेंट नहीं, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो 84 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन और क्वेश्चन में 50 करोड़ का लोन देने की बात की गई कि वेल विद इन दिस लिमिट यस कर सकते हैं, बट बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस 100% डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए. आप जानते हो सेक्शन 186 एंड सेक्शन 203 दो जगह यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, एंड दिस बोर्ड रेजोल्यूशन मस्ट बी पास एट ए बोर्ड मीटिंग ओनली, नॉट बाय सर्कुलेशन. तो ये आपका सेक्शन 186 का प्रोविजन, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर ले सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट ए. Explain the provisions of Companies Act relating to Constitution Audit Committee. What role does the Audit Committee, आप जानते हैं कि साहब all listed companies are required to constitute Audit Committee. इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला प्रोविजन सेम यहाँ पे, जिसकी पेड अप शेयर 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, या आपको बोरिंग्स मोर देन 50 करोड़, दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी. कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से मोर देन 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये सारी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द ऑडिट कमिटी, तो ये मैंने ब्रीफली बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी. व्हाट ट्रांजैक्शन कंसीडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनी. सेक्शन 188 पढ़ा आपने. सेक्शन 188 में सबसेक्शन 1 के क्लॉजेज ए टू जी में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखी. कंपनी अगर अपने रिलेटेड पार्टी के साथ इस तरह के ट्रांजैक्शन करती है तो यही सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जिसको सेक्शन 188 रेगुलेट करता है. वही आपको लिखना पड़ेगा. सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 में क्लॉज ए टू जी में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, उस तरह के जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए टू जी. तो अगर एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 76, उनके साथ अगर इस तरह को ट्रांजैक्शन करती है तो दे आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टी, दे आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर कंपनी है. तो सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए टू जी में जो ट्रांजैक्शन दे रखे वही आपको डिस्कस करने. तो इसके साथ आपका वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस जून 2015 अटेम्प्ट. एक दिसंबर 2015 अटेम्प्ट के क्वेश्चन थोड़े ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 2. As a company secretary of Joy Limited, what step would you take in the case a scheduled board meeting could not complete the agenda slated therein? एक बोर्ड मीटिंग उसके जो एजेंडा आइटम थे पूरे नहीं हो पाए, आप बताइए क्या करें. द आइटम्स ऑफ बिजनेस लेफ्ट अनट्रांजेक्टेड आर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर द कंपनीज ग्रोथ. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एंड द सेम कैन नॉट बी डिफर्ड until the next board meeting because of urgency. Advise the board about the steps to be taken to get the transacted item. अच्छा, ये बोला कि जो मैटर बच गए थे उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक डिफर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दो तरीका है कि उस बोर्ड मीटिंग को आप एडजर्न कर लीजिए, एडजर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, एक तो ये. दूसरा क्या, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी पॉसिबल है. अगली बोर्ड मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते, तो जो एजेंडा आइटम बच गए तो एक तो तरीका कि बोर्ड मीटिंग को एडजर्न कर लो, 4-5-7 दिन का एक एडजर्नमेंट कर लीजिए. नॉर्मल कोर्स में तो सेम डे इन द नेक्स्ट वीक बोर्ड मीटिंग एडजर्न होते हैं अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज, और उसमें रिमेनिंग जो एजेंडा आइटम वो ट्रांजेक्ट कर लीजिए. और दूसरा ये नहीं आप चाहते हैं तो ये तरीका है भी कि साहब बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी कर सकते हैं एज पर सेक्शन 175, वही पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. Net profits of PQR Limited during the following years are disclosed in the statement of profit and loss are as entered. 31st March 2013, 14, 15, 10 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़. The board of director company's meeting decide to contribute to charitable organization for charitable sum of rupees 3 crore out of the net profits of the financial year ended 31st March 2015. 13, 14, 15 की net profit दे रखे हैं. The contribution has been made by the board without seeking the approval of shareholder general. shareholder की approval नहीं ली, खाली board decision पास किया गया. अच्छा, आप सेक्शन 181 पढ़ते हैं, उसमें एक लिमिट दे रखी है कि साहब उस हद तक अगर कंट्रीब्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस करते हैं इन फाइनेंशियल ईयर तो बोर्ड खुद कर सकता है, बट उसके बियॉन्ड जाएंगे तो शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग ओवर. वो लिमिट क्या है, 5%. वो लिमिट क्या है, 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years. पिछले 3 साल के प्रॉफिट क्या है, 10 प्लस 12 करोड़ प्लस 8 करोड़, 30 करोड़. 30 का 3 डिवाइडेड 10 करोड़, 30 डिवाइडेड बाई 3 10 करोड़. इज 10 करोड़ इज एवरेज. इसका 5% कितना, 50 lakhs. 10 करोड़ का एवरेज 5% 50 लाख, सॉरी एवरेज है उसका 5% दैट इज 50 lakhs. मतलब 50 लाख तक कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द फाइनेंशियली इन द 15-16 तो बोर्ड डिसीजन से काम चल जाएगा. उसके बियॉन्ड करते हैं तो शेयर अप्रूवल हुआ. ये 3 करोड़ कर रहे हैं, क्या इसके अंदर क्या शेयर का अप्रूवल भी चाहिए हुआ. आपको ये लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, तो इसका तो खाली बोर्ड डिसीजन कर रहे हो, गलत है. दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ, सेक्शन 181 का वायलेशन है.
इसमें लिखा इन द लाइट ऑफ प्रूविंग एग्जामिन द वैलिडिटी कंट्रीब्यूशन, गलत है ये। व्हाट शैल बी आंसर इन केस द बोर्ड डिसाइड टू कंट्रीब्यूट 1, 3 करोड़ की जगह 1 करोड़ करे तब भी और चाहिए कि 50 लाख से ऊपर अगर जाएंगे इस एग्जाम्पल में तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय वे ऑफ ओआर। एंड तो 3 करोड़ करिए चाहे 1 करोड़ करिए, अल्टीमेटली मोर देन 50 लाख है एंड शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय पासिंग द ओआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A। Part 1. Board of Director Divine Limited decides to enter into contract whereby Manish, a director company, shall acquire certain assets from the company for consideration. Actually क्या है, कंपनी का एक डायरेक्टर है, डिवाइन लिमिटेड जो कंपनी है इसका एक डायरेक्टर है मनीष। ये कंपनी से कुछ एसेट्स परचेज कर रहा है, बदले में कंसिडरेशन कैश में नहीं दे रहा, नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है, बदले में नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द कंपनी एंड कोई शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली। सर्टेन शेयर होल्डर कंपनी ऑब्जेक्ट टू द सेट डिसीजन ऑफ द बोर्ड रेफरिंग टू द प्रोविजन कंपनी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड डिसीजन एंड स्टेट विद द कंटेंशन शेयर होल्डर शैल बी टेनेबल। एक पॉइंट इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं, सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट, आकांक्षा जो अभी आप पूछ रहे थे, सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट वो ये बोलता है कि एक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर्स के साथ या अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ या अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ या अपने एसोसिएट, चार मतलब एक कंपनी मान ली एक्स लिमिटेड, किसके साथ, अपने डायरेक्टर्स, अपनी होल्डिंग कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी या अपने एसोसिएट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है जिसमें कंसिडरेशन काइंड में है। अच्छा, ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है, दोनों तरह की चीज होती है। कंसिडरेशन नॉन कैश है, मतलब कैश नहीं, काइंड में है, नॉन कैश। कंपनी इनसे प्रॉपर्टी खरीद रही है, कंपनी कंसिडरेशन काइंड में दे रही है, या ये कंपनी से कुछ खरीद रहे हैं और कंसिडरेशन काइंड में, कैसे भी ले लीजिए। कंपनी इज द सेलर और कंपनी इज द बायर, कुछ भी ले लीजिए। ट्रांजैक्शन किस में, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के बीच, कंपनी और कंपनी के होल्डिंग कंपनी, कंपनी और कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट, और कंसिडरेशन काइंड में, चाहे कंपनी कुछ खरीद रही है कंपनी कुछ बेच रही है, दोनों में मेन चीज कंसिडरेशन नॉन कैश है, काइंड में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कंपनी के अपने डायरेक्टर के साथ या अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ या सब्सिडरी एसोसिएट, ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शन अप्रूव करना बाय पासिंग ओवर। बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के ये ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है, शेयर होल्डर से। अरे इसमें इन्होंने मनीष को कंपनी को प्रॉपर्टी बेच रही है और बदले में मनीष कंसिडरेशन नॉन कैश में दे रहा है, लेकिन शेयर होल्डर की कोई अप्रूवल नहीं ली। कुछ शेयर होल्डर ने इस पर ऑब्जेक्ट किया, तो बोले क्या शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्शन क्या टेनेबल, यस ऑब्जेक्शन इज वैलिड, क्योंकि शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए एज पर सेक्शन 192 में पासिंग ओवर। और बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस शेयर होल्डर ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया वो वैलिड है एंड द ऑब्जेक्शन रेज बाय द शेयर होल्डर इज वैलिड। सेक्शन 192 आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, एग्जामिनिंग द प्रोविजन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन और नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आप जानते हैं नॉमिनेशन कमिटी, रेमुनरेशन कमिटी और डायरेक्ट नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, उसका कंपोजिशन क्या है, किन कंपनी में रिक्वायरमेंट है। फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, किन कंपनी में रिक्वायरमेंट है, इनका कंपोजिशन वो आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके साथ आपके दिसंबर 2015 के क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके आगे अटेम्प्ट के क्वेश्चन इस चैप्टर के ये मैं कर लूंगा, और इसका अगला चैप्टर जो है अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ केएमपी, तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और अगले चैप्टर के अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन केएमपी, ये मैं कल की क्लास में लूंगा, जो कल हमारी 11 बजे से क्लास होगी। कल की क्लास का टाइमिंग क्या है, 11 से 1 नोट कर ली एवरीवन, कल सुबह 11 बजे क्लास है। इज दैट ओके विद एवरीवन, इज दैट ओके विद एवरीवन। तो मैं आज की क्लास यहीं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, आज कुछ काम है मुझे, मैं अभी क्लास यहाँ पे वाइंड करता हूँ। कल सुबह 11 बजे मिलते हैं, तो इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन और अगला चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। एंड मैं अभी क्लास वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।